हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आज जो है शार्प रिमाइंडर एंड क्विक रिवीजन के अंतर्गत आखिरी यूनिट की बात करने वाले हैं। आखिरी यूनिट क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। यह सब कुछ आपके सामने डिस्प्ले किया गया है और बारी बारी से सब डिस्कस करते हैं। तो 5 यूनिट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन है। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो है यानी एक इंटीग्रल मिलेगा आपको विशेष इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ सी। इसका मतलब क्या है कि ये इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड कर्व, ये जो सर्किल ये खींचा गया है ये आपका जो है ये फॉर क्लोज्ड कर्व, और इस तरह के इंटीग्रल को क्या कहते हैं? कंटूर इंटीग्रल। यानी इफ द इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स विद द फाइनल पॉइंट, जब कोइंसाइड करेगा तो एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म होगा, तो दैट टाइप ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रल। तो जब भी अगर इंटीग्रेशन में ये दिखाई दे तो फॉर क्लोज्ड कर्व, और इस तरह के इंटीग्रल को क्या कहते हैं? कंटूर इंटीग्रल। अब आपका जो है इसके बाद जो है आप इंटीग्रेट करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में, और आप जैसे ये दे दे आपका एक क्वेश्चन के कंटूर इंटीग्रल बताया है। अब इस तरह का इंटीग्रल आ जाए कि एवेलुएट जीरो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 प्लस आई माडा जेड का स्क्वायर डी जेड। तो आप जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। तो माडा जेड का मतलब क्या है? इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई, और डी जेड निकालेंगे तो डी जेड बराबर क्या होगा? डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो जब यहाँ पर 0 से 2 आई, जैसे लिख रहे हैं 0 से 2 प्लस आई यह है, और माडा जेड का स्क्वायर डी जेड, तो बराबर अब हमको जो है क्या करना, ई एक्स और वाई के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए तो जेड यानी माड ऑफ जेड है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, यानी माड ऑफ जेड के स्थान पर ई एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और डी जेड के स्थान क्या लिख सकते हैं? डी एक्स प्लस आई डी वाई। और अब देखिए कह रहा है कि एवेलुएट करना है एलॉन्ग द रियल एक्सिस। ध्यान से, एलॉन्ग द रियल एक्सिस। तो आप जानते हैं ना कि जब आप यह एक्स एक्सिस क्या होता है? आपका रियल एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस होता है। और कह रहा है एलॉन्ग द रियल एक्सिस फ्रॉम जेड बराबर 0 टू जेड बराबर 0 टू जेड बराबर 2। जेड बराबर 0 का मतलब है अगर पॉइंट लिखें तो ये एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 0 प्लस आई 0, तो पॉइंट क्या होगा? 0 0 होगा ना। तो पॉइंट क्या है? 0 0। तो जेड बराबर 0 आपका पॉइंट है, ओरिजिन यानी 0 0, और जेड बराबर 2 की बात करें तो बता सकते हैं क्या पॉइंट होगा? 2 0। कैसे? जेड प्लस बराबर 2 है तो एक्स प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस आई 0, तो एक्स बराबर 2 वाई बराबर 0। तो कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है एलॉन्ग द रियल एक्सिस फ्रॉम जेड बराबर 0 जो ओरिजिन है और जेड बराबर 2। तो आपका पॉइंट क्या मिला यहाँ पर? मान लिया ये आपका एक्स तो ही है, ये हम मान लिया ए, और पॉइंट जेड बराबर 2 क्या निकाले हैं? 2 0 आपके सामने, ये देखिए 2 0 आपका ये है पॉइंट ए 2 0 ये, ठीक। और ओरिजिन आपका जो है यानी जेड बराबर 0 0 0 है। और कह रहा है कि एंड एलॉन्ग ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यानी इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स इमेजिनरी एक्सिस। अब कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम जेड बराबर 2, ये देखिए जेड बराबर 2, तो लाइन जेड बराबर 2 प्लस 1 2 प्लस आई, तो जेड बराबर 2 प्लस आई है। तो पॉइंट के रूप में पूछें तो क्या लिखेंगे आप? अगर एक्स प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस आई तो कंपेयर करेंगे तो ये एक्स 2 आएगा और वाई क्या आएगा? 1 आएगा। तो पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? यानी आपका 2 1 आपका ये पॉइंट हुआ। और यानी अगर देखें तो आप इस ढंग से, तो जब भी अगर कह रहा है कि इसको एवेलुएट कीजिए एलॉन्ग द लाइन क्या है? रियल एक्सिस फ्रॉम जेड बराबर 0 तो जेड बराबर 2, एंड फ्रॉम द क्या है? फ्रॉम द पॉइंट जेड बराबर 2, तो कहां से? जेड बराबर 2 प्लस आई, यही पॉइंट है ना। तो क्या लिखेंगे? बराबर ऐसे ई एक्स के रूप में, यानी एलॉन्ग देखिए क्या है आपका ओ ए, ऐसे लिख लीजिए ओ ए यानी एलॉन्ग ओ ए, और यह आपका जो है जेड के स्थान पर, जेड बार के स्थान पर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और डी जेड क्या है? डी एक्स प्लस आई डी वाई। और फिर कहाँ है? एलॉन्ग आपका जो मान लिया बी है तो क्या हो जाएगा? एलॉन्ग ए बी, और फिर वही चीज एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर, और डी जेड है डी एक्स प्लस आई डी वाई, ठीक।
अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अब इसको इक्वेशन 1 मानते हुए पहले इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए और उठाकर रख दीजिए तो सारा काम हो जाएगा। अब एलॉन्ग ओए देखें तो क्या होगा इसकी लिमिट? एलॉन्ग ओए, ध्यान से, एलॉन्ग ओए आपका देखिए तो ओ क्या है? 0 0, यानी ओ आपका जो है 0 0 है और थोड़ा और आपको साफ साफ दिखाई दे, यानी आपका जो है यह पॉइंट ओरिजिन है और ये क्या है? 0 0 आपके इस रूप में। तो कह रहा है एलॉन्ग ओए, यानी पॉइंट ये है आपका, तो कहाँ से कहाँ? 0 0 से ओए है, यानी ओ क्या है? 0 0, ए क्या है? 2 0। अब कैसे सब निकालते हैं? अब दोनों में देखिए तो किसका कोऑर्डिनेट बराबर है? किसका बराबर है? ओ वाई का बराबर है कि नहीं बराबर है? y यहाँ भी 0, y 0, तो एलॉन्ग ओए यानी दिख रहा है कि y बराबर 0 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy भी क्या होगा? 0 होगा। और कहाँ से x वेरी कर रहा है? फ्रॉम 0 से 2। तो जो एलॉन्ग ओए है क्या करेंगे? x की लिमिट हो गई 0 से 2 और जहां आपका dy होगा, जहां y रखेंगे वहां 0 रख दीजिए और जहां dy रखेंगे, dy है आपका देखिए dx प्लस ये i dy है, dx प्लस आई डी वाई, तो क्या करेंगे? y बराबर 0 रख दीजिए और dy बराबर क्या होगा? 0। तो देखिए y 0 यहाँ पर, dy यहाँ पर 0, तो x dx और इंटीग्रल लिमिट क्या है? 0 से 2, इंटीग्रेट कर दीजिए तो एलॉन्ग द क्या होगा? ओए, आप इस a का इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा। अब एलॉन्ग AB, इसे देखिए AB के एलॉन्ग देखिए क्या है? किसका कोऑर्डिनेट बराबर दिख रहा है? देखिए यहाँ x2 है, यहाँ भी x2 है, तो x बराबर क्या होगा? 2 और dx बराबर क्या होगा? 0। डिफरेंशिएट कीजिए और y कहां से कहां वेरी कर रहा है? y फ्रॉम 0 to 1, तो क्या होगा? एलॉन्ग AB यानी इंटीग्रल लिमिट क्या है? 0 से 1, जो बराबर है लिख लेते हैं और इस ढंग से आगे बढ़ते हैं। तो 0 से 1 और क्या होगा? जहां x है 2 रखेंगे तो 2 माइनस ये है आई वाई का ये हुआ स्क्वायर और आपका क्या? dx 0, तो ये क्या है? आई डी वाई आपके सामने। तो इसको भी जो है यानी y के स्थान पर आपका क्या है? यहाँ पर y तो y रहेगा, ex के स्थान पर 2 और dx के स्थान पर 0 और इस तरह से इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे तो एलॉन्ग AB आपका जो मान आएगा और फिर एलॉन्ग आप जो है OA निकाले हैं, दोनों जो निकाले हैं उसको उठाकर अगर इक्वेशन 1 माने हैं तो उठाकर रख दीजिए, जोड़ने पर जो आएगा वही इंटीग्रल एलॉन्ग द कर्व आपका इंटीग्रल ऑफ द क्या है? लिमिट 0 से 2 प्लस आई और एलॉन्ग द लाइन ऑफ दिस। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आप लगाए हैं, बिल्कुल इसका ढंग से उपयोग कीजिए। और कभी कभी होता है पॉइंट दे देगा यानी y बराबर x, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जैसे 0 0 1 1 है तो जब लिखा लेंगे पॉइंट तो 0 0 1 1, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्या होता है जानते हैं ना? जैसे दे देगा पॉइंट दे देगा 0 0 1 है 1 1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y माइनस y1 मान लिया 0 है और y2 माइनस y1 1 माइनस 0 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 0 और क्या x माइनस x1, तो क्या लाइन मिल रहा? y बराबर x। तो ये कैसी लाइन है? विच इज दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और ये आपकी लाइन ये है y बराबर x। तो कभी कभी पॉइंट देता है तो किस तरह से हम y बराबर x यानी dy बराबर dx निकालना होता है, कैसे? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग द पॉइंट और फिर जो है y बराबर x आप यूज करेंगे, dy बराबर dx करेंगे और आप लिमिट रखते हुए काम करेंगे। तो आपका यह पार्ट बता दिया 2 नंबर पर एवेलुएट द इंटीग्रल और अलोंग द लाइन। इस तरह से पूछे तो बिल्कुल आप प्रोसीड करेंगे। तो आपका जो है दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद तीसरा काची इंटीग्रल थ्योरम या काची गॉर्सेट थ्योरम। काची थ्योरम या काची इंटीग्रल थ्योरम या काची गॉर्सेट थ्योरम की बात करता है, तीनों एक ही चीज है पहली बात, और इसका स्टेटमेंट बिल्कुल पढ़कर जाइएगा, 2 नंबर में पूछता है। और इसका एक चीज बता दें, स्टेटमेंट और प्रूफ हर हालत में बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों पढ़ कर जाइएगा। स्टेटमेंट तो 2 नंबर पूछेगा और अगर बड़े नंबर के रूप में पूछता है तो स्टेटमेंट और उसका प्रूफ और एक छोटा सा कोई क्वेश्चन जोड़ देगा। तो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए क्या है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड डी जेड इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर 0।
यही होता है ना। और यह इसका स्टेटमेंट है और प्रूफ बहुत आसान है, 3-4 लाइन का है, जहां ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हुए उसको प्रूफ करते हैं। तो जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसी पर जो है आप 2-3 क्वेश्चन लगाए होंगे, वेरीफाई काचीज थ्योरम, और क्या दे देगा, जैसे दे दे वेरीफाई काचीज थ्योरम, इंटीग्रल दे दे EFZ बराबर e का पावर IZ along the boundary of the triangle, और ट्रायंगल की बाउंड्री दे दे आप विद वर्टिसेज, आपका क्या है, अगर 1 + i दे दे, -1 + i दे दे, और -1 - i, तो कह रहा है कि काची थ्योरम को वेरीफाई कीजिए इस फंक्शन को along the boundary of the triangle, क्या है उसके वर्टिसेज क्या है, 1 + i, -1 + i, -1 - i। और भी लगाए हैं आप द स्क्वायर, उसकी भी बाउंड्री वर्टिसेज दिए गए हैं, तो आप एक बता देते हैं, बाकी आप जानते हैं। तो इस अगर दिया है तो अब इसको जो है बाउंड्री तो क्या है, ट्रायंगल की है विद वर्टिसेज ये है, तो क्या करेंगे पॉइंट के रूप में इसको अगर देखा जाए कि वो ट्रायंगल किस तरह से बन रही है और उसके वर्टिसेज क्या क्या है, तो ऐसे 1 + i है तो पॉइंट क्या होगा मेरे भैया, 1 1 होगा, क्या 1 आपका x है और कोफिशिएंट ऑफ i 1 होता है, तो 1 1 आपका पॉइंट ये है, तो यानी a.11 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + i या इट इज इक्वल टू 1 1। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 + i, यानी पॉइंट क्या हुआ, x -1 y क्या 1, तो पॉइंट क्या मिलेगा, ये आपका -1 1, यानी आपका ये है, और पॉइंट क्या मिला, -1 + i है। तो ऐसे लिख लीजिए आप यहाँ पर -1 + i, या पॉइंट क्या हुआ, -1 1। और तीसरा पॉइंट क्या है आपका, -1 - i, तो x1 -1 y -1, तो ये पॉइंट क्या हुआ, -1 और -1 आपका है। और यहाँ से अगर आप ड्रा करें तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो अगर आप ड्रा करेंगे तो देखेंगे एक आपको जो है इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म होता मिल रहा है, और ये आपके सामने यह ABC आपने डिनोट कर दिया, और ये पॉइंट क्या है, -1 - i। अब इसको एवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को, यानी इंटीग्रेशन ऑफ C जो क्लोज्ड कर्व के रूप में ट्रायंगल है और e का पावर IZ। अब इसको क्या करेंगे, एलांग, देखिए कहाँ कहाँ, एलांग AB, ये देखिए एलांग AB हो गया, और एलांग FZ, ऐसे कर सकते हैं। ध्यान से आपको बता दें, इंटीग्रेशन ऑफ C FZ dz बराबर इंटीग्रेशन ऑफ C, यानी क्लोज कर कहाँ से, AB, ये हो गया AB, और ये हुआ EFZ dz, और प्लस क्या है फिर यहाँ से BC, ये हुआ EFZ dz, और फिर क्या है along CA, और यह है EFZ dz, और यहाँ से आपका AB देखिए, AB का कोऑर्डिनेट चूंकि z के टर्म में है, तो हमको जो लिमिट क्या होगी, z के टर्म चाहिए। AB कहाँ से कहाँ है, z क्या है 1 + i, ये रखा 1 + i, और B क्या है -1 + i, और ये FZ क्या है, FZ क्या है, e का पावर IZ dz ये हुआ, और प्लस BC देखिए आपका, यानी यह B पॉइंट क्या है, इसके आपके जो है लिमिट क्या है यहाँ पर -1 + i, और C क्या है -1 - i, और FZ है e का पावर IZ dz, और प्लस CA, यानी क्या हो जाएगा, CA क्या है, ये देखिए C -1 - i, और यहाँ क्या 1 + i, और FZ e का पावर IZ dz, ये आपके सामने। अब करना क्या है, इसको मान लीजिए I1, इसको मान लिया I2, इसको मान लिया I3, इसको मान लिया पूरे को इक्वेशन 1। अब क्या कीजिए, अलग से ये आपका y1 निकाल लीजिए, I1 निकाल लीजिए, इंटीग्रेट करते हुए लिमिट रखते हुए, फिर I2 निकाल लीजिए, फिर उसी तरह से फिर I3 निकाल लीजिए, इंटीग्रेट करते हुए लिमिट रखते हुए, और आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 जो निकाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4, और तीनों को जो है उठाकर जो मान निकाले हैं इक्वेशनों में रखकर जोड़ेंगे, तो देखेंगे सब आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ C FZ dz बराबर 0। देयरफॉर वी हैव वेरीफाइड काचीज थ्योरम या काची इंटीग्रल थ्योरम। तो जितने क्वेश्चन इस तरह से हैं, चाहे आपको बाउंड्री इसकी ट्रायंगल हो या बाउंड्री स्क्वायर हो, तो बिल्कुल इस ढंग से काम करेंगे। तो यह हम आपको बताना था काचीज थ्योरम या काची गॉर्सेट थ्योरम या काची इंटीग्रल थ्योरम। और एक बेहद महत्वपूर्ण आपके 7 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बनता है, और पहला काम क्या है, काची इंटीग्रल फार्मूला, तो उसका स्टेटमेंट और प्रूफ पढ़कर जाएंगे। ध्यान से क्या है स्टेटमेंट आपको 2 नंबर के लिए, इफ FZ एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C एंड A इज ए पॉइंट विद इन C,
देन एफ जेड बराबर आपका क्या है, सॉरी एफ ए बराबर क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। यही क्या है आपका काची इंटीग्रल फार्मूला है। तो स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों तैयार करके बैठना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यह आपके सामने काची इंटीग्रल फार्मूला, और यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काची इंटीग्रल थ्योरम अलग है और काची इंटीग्रल फार्मूला अलग है। तो स्टेटमेंट और प्रूफ हर हालत में पढ़ के जाएंगे, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का मान के चलिए इस पर आपको दिखाई देगा। और एक उसी से रिलेटेड एक और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन। वह क्या है, एफ एन ए बराबर फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई एफ जेड अपान जेड माइनस ए का पावर एन प्लस 1 डी जेड। यह क्या है काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन। अगर हम n के स्थान पर 1 रखें तो एफ डैश है, इसको डैश समझिए, और यह फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई एफ जेड अपान जेड माइनस ए का पावर 1 प्लस 1 इन 2 हो जाएगा। और अगर आपका जो एफ डबल डैश रहे तो n के स्थान पर क्या 2 रखेंगे तो एफ डबल डैश समझिए फैक्टर 2 अपान 2 पाई आई एफ जेड अपान जेड माइनस ए का पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। एफ अगर 3 रखिए तो एफ ट्रिपल डैश है n के स्थान फैक्टोरियल 3 अपान 2 पाई आई एफ जेड अपान जेड माइनस ए का पावर 3 प्लस 1 4 रहेगा। और अभी आप देखेंगे कैसे यूज करते हैं काची इंटीग्रल फार्मूला को जो है इंटीग्रल को एवेल्युएट करने के रूप में। तो यह आपके दो बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट काची इंटीग्रल फार्मूला और यह रिजल्ट डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, और आपका इस ढंग से अब आपके सामने अभी चर्चा करते हैं। जैसे आ जाए यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला एवेल्युएट, अगर यह आ जाए सी अपान जेड स्क्वायर माइनस क्या है 3z प्लस 2 डी जेड, वेयर दे दे सी इज द सर्किल, और सर्किल क्या है मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बराबर 1/2। ठीक, ये दे दे। तो कैसे इसको लगाएंगे ये ध्यान से, सब कुछ आपके सामने। पहला काम इसको कर रहा है लिख देगा यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला, और अगर नहीं लिख रहा है तो भी आप बिल्कुल आप इस ढंग से आगे बढ़िए। तो क्या कीजिए, पहला काम पोल्स निकालते हैं। पोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पुटिंग डिनोमिनेटर टू 0। तो जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 बराबर 0 को जब ये बराबर डिनोमिनेटर को 0 करेंगे और जब फैक्टर करेंगे तो यही आएगा ना z माइनस 1 जेड माइनस 2 बराबर 0। तो z बराबर क्या है 1 2। कैसा है, इट इज ए सिंपल पोल। तो z बराबर 1 2 यह सिंपल पोल है। अब ये पता करते हैं कौन पोल इस सर्किल जो दिया है मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बराबर 1/2 के अंदर होगा और कौन पोल बाहर होगा। तो जो पोल अंदर होगा उसी पर हमको क्या करना है, इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। तो अब जैसे जेड माइनस 2 है तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, जेड माइनस 2 बराबर 1/2 और जेड के स्थान पर एक्स प्लस आई वाई माइनस 2 इजकल टू 1/2, या लिख सकते हैं यानी एक्स माइनस 2 प्लस आई वाई इजकल टू 1/2, और इसका मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट x2, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1/2, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड x माइनस 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, और सेंटर x माइनस h का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी 0 से वाई माइनस k का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो सेंटर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ देखिए यहाँ पर सेंटर है 2 और 0 आपके सामने 2 और 0 ये आपका क्या से है, और रेडियस क्या है 1/2। ध्यान रखिए 1/2 का स्क्वायर, रेडियस क्या है 1/2, ये आपके सामने। अब क्या करते हैं, यहां से जो पॉइंट है यानी z बराबर 1, z बराबर 1 पॉइंट क्या होगा भैया जी, z बराबर 1 पॉइंट का मतलब है पॉइंट क्या होगा 1 0 1 0 और 2 0 जो सेंटर निकाले हैं इनकी बीच की दूरी क्या होगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 बराबर 1। अब देखते हैं कि कौन सा मान जो इनके बीच की दूरी रेडियस से ज्यादा है कि कम है। रेडियस यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 1 तो रेडियस यानी जो उनके बीच की दूरी क्या है, रेडियस जो 1/2 है उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है लाइज आउटसाइड द सर्किल। अब देखते हैं 2 पर, तो 2 पर पॉइंट आपका यही है, तो यही ना होगा भैया 2 0 और सेंटर में क्या निकाले हैं 2 0, तो भैया दोनों एक ही पॉइंट है, इनकी बीच की दूरी क्या होगी 0 होगी, तो 0 इनकी बीच की दूरी 0 है, तो 0 क्या है रेडियस से कम है कि नहीं कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि z बराबर 2 लाइज इनसाइड द सर्किल,
मॉड ऑफ जेड माइनस टू बराबर 1/2, ध्यान रखिएगा। और देयरफॉर क्या करेंगे आप यहाँ से, देयरफॉर बाय क्या है आपका जो है काचीज इंटीग्रल फार्मूला लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2dz बराबर क्या लिखेंगे, सी अपान फैक्टर कीजिए, यही किया ना, z-1 z-2dz। और अब क्या करते हैं, कौन सा लाइक कर रहा है पोल, z बराबर 2, तो जो लाइक करता है उसको नीचे रखिए डिनोमिनेटर में, बाकी ऊपर, तो बराबर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया सी जेड अपान z-1 z-2dz। यानी जो पोल लाइक कर रहा है उसको डिनोमिनेटर नीचे रखते हुए बाकी के ऊपर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि काची इंटीग्रल फार्मूला कुछ करना है तो ये जो पूरा ऊपर बचा है उसको मान लिया एफ जेड। अब हमको काची इंटीग्रल फार्मूला से इसको लगाना है तो थोड़ा कंपेयर कीजिए, तो यानी एफ ए बराबर अगर हम लिखना चाहें तो यह बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड, ये लिखेंगे ना 2 पाई आई एफ ए, देखिए 2 पाई आई एफ ए, और 2 पाई आई थोड़ा ऐसे लिखिए 2 पाई आई एफ ए, और 2 पाई आई एफ ए है, और क्या हम 2 पाई आई एफ ए को यह नहीं लिख सकते हैं क्या, ध्यान से, यानी लिख सकते हैं ऐसे क्या, 2 पाई आई और एफ ए को लिख सकते हैं एफ जेड एट जेड बराबर है, ऐसे देखिए एफ जेड एट जेड बराबर है, ध्यान से। यानी हमने क्या किया, इस फार्मूले का काची इंटीग्रल फार्मूले से लगाना है तो यह बराबर 2 पाई आई एफ है, और एफ ए को क्या लिख सकते हैं, एफ जेड एट जेड बराबर है, जब जेड के स्थान पे रखेंगे तो वही 2 पाई आई एफ है। अब देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब कंपेयर करेंगे थोड़ा इससे और इससे कंपेयर कीजिए, तो ये देखिए एफ जेड क्या है, जेड अपान जेड माइनस 1, और जेड माइनस ए यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 2, तो ये बराबर किसके, 2 पाई आई, ये देखिए एफ जेड यहां लिख रहे हैं 2 पाई आई, और कहा एफ जेड यही है ना, जेड अपान जेड माइनस 1, और कहां पर एट जेड बराबर ए, और ए यहां पर क्या है, ए बराबर 2 जेड बराबर 2, ये आपका मान है इस ढंग से। आ रही बात समझ में, तो जो जेड बराबर 2 रख दीजिए वही आपका जो आएगा इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी, क्या है अब इंटीग्रल, और कहां से कहां इसको किसके अंदर इंटीग्रेट करना है, वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड माइनस 2 बराबर 1/2। मान लिया अगर मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बराबर आपका क्या रहता, 3 रहता, 3, तो अगर मान लिया 3 रहे 2 रहे तो आप देखेंगे अब जेड बराबर 1 और जेड बराबर 2 तो लाइक तो करेगा, जेड बराबर 1 भी लाइक करेगा, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहा था, 1 आ रहा था। तो दोनों पोल जब लाइक करते हैं तब क्या करते हैं, इसको देख लीजिए, तो दोनों पोल जब लाइक करेंगे तो इसको लिखने के बाद ऐसे ये लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ C1, और ये क्या हो जाएगा, जेड अपान, मान लिया जेड बराबर 1 लाइक कर रहा है तो ऐसे लिखिए जेड अपान जेड माइनस 2 जेड माइनस 1 डी जेड, अब प्लस C2, इसको ऐसे लिख लीजिए जेड अपान, अब जेड बराबर 2 लाइक कर रहा है तो इसको नीचे लिखना है जेड अपान जेड माइनस 1 और जेड माइनस 1 2 जेड। तो जो भी पोल दोनों लाइक कर रहा है, तो अगर 1 लाइक कर रहा है तो 1 को नीचे, 2 लाइक कर रहा है तो 2 को नीचे, बाकी ऊपर। अब इसको लिखने के लिए वही फार्मूला 2 फंक्शन, यानी आपका 2 पाई आई एफ जेड, इसी से निकाले हैं 2 पाई आई और एफ जेड यही होगा ना, जेड अपान जेड माइनस 2, और क्या है जेड बराबर 1, और इसके लिए क्या होगा 2 पाई आई और एफ जेड क्या है, जेड अपान जेड माइनस 1 एफ जेड है, और क्या होगा जेड बराबर 2, मान रख दीजिए, जो आएगा वही इस इंटीग्रल का मान होगा। कब, जब दोनों पोल लाइक कर रहे हैं, सर्किल जब इस रूप में रहता तो यह सब आपके सामने बहुत बारीकी से डिस्कस किया गया है। और एक क्वेश्चन और जो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे देखिए। अब छठे पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है, EXP EXP का मतलब है एक्सपोनेंशियल ई का पावर, ध्यान से ई का पावर आई पाई जेड, और इसको एवेलुएट करना है वेयर सी इज द यूनिट सर्किल विद सेंटर ओरिजिन। तो यूनिट सर्किल का मतलब रेडियस 1 और सेंटर ओरिजिन है, तो मॉड ऑफ जेड बराबर 1 ये दिया है, और इसको एवेलुएट करना है बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। ध्यान से, क्या मैं आपसे यहाँ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे सी, और ये हो जाएगा ई का पावर आई पाई जेड अपान, जब इसको फैक्टर करेंगे जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2, तो फैक्टर आपका क्या आएगा, यहाँ देखिए एक आएगा ऐसे जेड माइनस 2
और 2z माइनस 1 डिजिट। अरे 2 दूना 4, अब फैक्टर आपके सामने। अब इसको जो है आपको जो है यानी आपको पता है माड z इक्वल टू 1 है, तो कौन पोल लाई करेगा अंदर? यही ना होगा 2z माइनस 1 बराबर 0 और z बराबर 1/2 लाइज इनसाइड द सर्किल माड ऑफ z इक्वल टू 1। तो देयरफॉर बाई क्या होगा, काची इंटीग्रल फार्मूला क्या लिखेंगे? बराबर यही लिखेंगे ना, ऐसे जो है बराबर लिखेंगे क्या, यानी यह बराबर देखिए यह बराबर लिख बाद यह लिखेंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा ऐसे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सी, चूंकि z बराबर 1/2 लाइक कर रहा है तो ये लिखेंगे ना, यानी e का पावर i पाई z और अपान z माइनस 2 और ये क्या है 2z माइनस 1 डिजिट। जब पोल्स निकालते हैं तो पोल्स यानी इसको डिनोमिनेटर को 0 पुट करने के बाद एक पोल आपका z बराबर 2 और z बराबर 1/2 आता है। और जब आप फैक्टर करके जब ये लिखते हैं यह बराबर, तो ये फैक्टर होगा z माइनस 2 2z माइनस 1। लोग क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं z माइनस 1/2, ये नहीं होगा z माइनस 2 2z माइनस 1 शार्प रिमाइंडर, तो ये फैक्टर होगा और आपका पोल्स निकला है z बराबर 2 z बराबर 1/2। जब डिनोमिनेटर 0 पुट करेंगे तो z बराबर 1/2 लाइज इनसाइड द सर्किल माड ऑफ z इक्वल टू 1। तो देयरफॉर क्या होगा, इसको नीचे लिखते हुए बाकी ऊपर रखेंगे। अब आपको पता है कि z बराबर 1/2 लाइक कर रहा है, यहाँ 2z माइनस 1 है, तो क्या कीजिए पहले z माइनस 1/2 रखने के लिए 1/2 ऐसे कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सी e का पावर i पाई z अपान z माइनस 2 और ये क्या होगा, 2 आपने लिया है तब ना आएगा क्या z माइनस 1/2 डिजिट। ठीक, तो ये ध्यान, चाहे यहाँ 2 ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, तो ये आपका जो है 1/2 अब e का पावर i पाई z अपान z माइनस 2 z माइनस 1/2 शार्प रिमाइंडर। यहाँ आपका जो है z माइनस 2z माइनस 1 है तो 1/2 लेंगे तब ये लाइक करेगा, और फिर उसके बाद बाई 1/2 और फिर वही बाई काची इंटीग्रल फार्मूला क्या लेंगे 2 पाई आई, ये क्या हुआ 2 पाई आई और एफ जेड यही है e का पावर i पाई z अपान z माइनस 2 और z बराबर क्या होगा 1/2। ध्यान रखिएगा z बराबर 1/2। और एक चीज़ और बता दें, यानी यहाँ पर शार्प रिमाइंडर आपको पता है 1/2, यहाँ 2 कॉमन लेकर, और अब आप जो है थोड़ा सा यहाँ जी एक चीज़ और बता दें कि सिंप्लीफिकेशन में एक चीज़ और ध्यान देना है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका है पाई आई, ये देखिए ये है आपका पाई आई हो गया, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया और जेड के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो e का पावर i पाई बाई 2 बाई जेड के स्थान 1/2 और ये होगा जेड के स्थान 1/2 तो 1/2 और क्या है -2। ठीक, अब 1/2 माइनस 2 कितना हुआ 1 - 4 माइनस क्या हुआ 3/2, तो ऊपर जाएगा क्या पाई आई और माइनस क्या 2/3 ऊपर गया 3 और e का पावर i पाई बाई 2। लोग यहाँ भूल जाते हैं कि इसका भी सिंप्लीफिकेशन होगा। e का पावर i थीटा क्या होता है कास थीटा प्लस i साइन थीटा, तो e का पावर i पाई बाई 2 क्या होगा कास पाई बाई 2 और प्लस i साइन पाई बाई 2। और आपको पता है कि कास पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1 है, तो क्या मिला यहाँ पर -2/3 पाई आई, यह 0 और ये मिला i, तो i इंटू आई कितना आई स्क्वायर -1 तो बराबर क्या है 2 पाई बाई 3। ध्यान रखना है इसका भी सिंप्लीफिकेशन e का पावर i पाई बाई 2 का ये आपके सामने। तो शार्प रिमाइंडर में यह है कि इसके स्थान पर मुझे लिखना क्या है, यानी z माइनस 2 2z माइनस 1 नॉट -1/2, बाद में कॉमन लेकर हम इसको जो है z माइनस 1/2 रख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत विशेष रूप से पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से। तो ये आपका छठा पॉइंट था। अब 7वें पॉइंट पर देखिए कह रहा है इसको भी एवेलुएट करना है बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। तो सर्किल क्या है माड ऑफ z माइनस 1 बराबर 2, तो पोल्स क्या होगा z प्लस 1 बराबर 0 z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका जो है का स्क्वायर z माइनस 2 बराबर 0। तो पोल्स क्या हो जाएगा आपका z बराबर -1 z बराबर -1 क्या है इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड z बराबर 2 इट इज ए सिंपल पोल। तो जो सर्किल है माड ऑफ z माइनस 1 बराबर 2 जब आप निकालेंगे कौन पोल अंदर कौन पोल बाहर, तो
तो आप देखेंगे z बराबर -1 जो पोल है सेकेंड ऑर्डर का लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z माइनस 2। अब इसका जो है सेकेंड ऑर्डर है तो इसका कैसे हम लोग जो है काची इंटीग्रल फार्मूला से काम करते हैं, ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण जो है आप जानते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाई काची इंटीग्रल फार्मूला, ये लिखेंगे फ्रॉम काची इंटीग्रल फार्मूला और क्या इंटीग्रेशन ऑफ c z-1 z+1 का स्क्वायर z-2 और ये है dz बराबर, अब चूंकि यह लाइक कर रहा है पोल तो ऐसे लिखिए इन बराबर ऐसे c z-1 इसको ऊपर ले लीजिए z-2 अपान z+1 का होल स्क्वायर dz आपके सामने। अब पोल आप सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या एनी ऑर्डर का कैसे यूज करते हैं कि इसमें आप इसका मान निकालने के लिए बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला, तो ये आपके सामने एक रिजल्ट और लिखा है काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव पेनल्टी फंक्शन। अब यहाँ पर 2 है तो यन के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 हो जाए तो देखिए यन के स्थान पर 1 रखिए तो ये यन 1 रखेंगे तो एफ डैश समझिए, यानी यह आपका क्या हो जाएगा एफ डैश यानी एफ डैश ए बराबर यानी आपका फैक्टोरियल एन के स्थान 1 तो ये हुआ फैक्टोरियल 1 और अपान क्या हुआ 2 पाई आई, ये देखिए 2 पाई आई और ये क्या हुआ एफ जेड अपान ये हुआ क्या z-a का पावर 2 और यह आपका ये पॉइंट यहाँ लग दे dz, यानी क्या है एन के स्थान पर 1 एफ डैश से फैक्टोरियल 1 लिखा अपान 2 पाई आई एफ जेड अपान z-a का पावर क्या है 2 dz। अब देयरफॉर अगर ये लिखना चाहें इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से आपको यहां लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपान ये लिखना चाहें z-a का होल स्क्वायर dz बराबर क्या आएगा, यही ना 2 पाई आई एफ डैश से, या क्या लिख सकते हैं 2 पाई आई और ये लिख देंगे क्या d बाई डी जेड ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर है, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जब d बाई डी जेड पर एफ जेड करेंगे तो एफ डैश जेड और जेड के स्थान पर रखेंगे तो क्या आएगा एफ डैश से, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे 2 पाई आई और एफ जेड यानी 2 पाई आई और क्या जगह d बाई डी जेड एफ जेड यही है तो z-1 अपान z-2 और क्या है एट z बराबर a और यहाँ पर a क्या है -1 आपके सामने, जो मान आएगा वही इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। आ रही बात समझ में बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। अगर यहां पर z+2 के बजाय z+1 का पावर 4 है, ठीक, तो 4 है तो इसका मतलब क्या है फिर वही फार्मूला, यानी 4 कब प्राप्त होगा, इसमें n के स्थान क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 धन 4 तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका ही हो जाएगा ना फैक्टोरियल 3। देखिए n के स्थान 3 रखेंगे तो आपका ऐसे फिर से समझा दें, यानी यहां बता दें एन के स्थान 3 रखेंगे तो एफ ट्रिपल डैश इसको ऐसे लिख लीजिए एफ ट्रिपल डैश 3 के तो और ये होगा फैक्टोरियल 3 और ये है 2 पाई आई और ये है एफ जेड अपान z-a का पावर 3+1 यही रखेंगे 3+1 तो क्या आएगा 4 dz। अगर 4 है तो एन के स्थान 3 रखेंगे, देयरफॉर ये बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान z-a का पावर 4 dz बराबर ये होगा ना 2 पाई आई और एफ ट्रिपल डैश ए और अपान हुआ फैक्टोरियल 3 नीचे और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6 जानते हैं, तो 2 से बहुत करेंगे काट देंगे 6 तो पाई आई बाई 3 और इसको लिख सकते क्या डी क्यू अपान डी जेड क्यू और एफ जेड और एट जेड बराबर है, यानी एफ जेड को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो अगर पावर रहेगा यानी आपका 4 तो यही लिखेंगे ना इसके स्थान पर क्या यानी बराबर ये हुआ 2 पाई आई है, देखिए 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश तो ये हो जाएगा क्या डी क्यू अपान ऐसे देखिए डी क्यू अपान डी जेड क्यू डी क्यू अपान डी जेड क्यू और क्या होगा एट जेड बराबर -1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने भी ऑर्डर का हो सिंपल पोल नहीं है, एक से ज़्यादा ऑर्डर का है 1 का 2 का है 3 का है तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो n बराबर 2 था तो यानी इनके स्थान 1 रखे थे, अगर 4 है तो n के स्थान 3 रखे, अगर 3 रहता तो n के स्थान पर 2 रहते और यहाँ क्या रहता एफ डबल डैश
दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, इस ढंग से प्रोसीड करते हैं, तो एक क्वेश्चन 7 नंबर का मान के चलिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर वो आपको जरूर दिखाई देगा। तो यह आपको बताने के बाद आपका ये हिस्सा जो है ये 7 नंबर तक हो गया पूरा। यानी अब जो है आपके पास एक बेहद महत्वपूर्ण और पार्ट है, वह क्या है आपका जो है लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट पढ़ कर जाइएगा। और आपके सामने कुछ क्वेश्चन के रूप में लिखा है, कैसे आता है, एक्सपेंड दिस फंक्शन बाय लॉरेंट सीरीज और रीजन आपका है mod ऑफ z+1 mod ऑफ z+2 mod ऑफ जो है z लाइज बिटवीन 1 and 2। तो पहला 3 पार्ट लिखा है, थोड़ा फटाफट आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है आपका 1/z² - 3z+2 है। अब पता है ना, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 1/z-1 और 1 - z-2 फैक्टर कीजिए आएगा। और इसको क्या करते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन से a/z-1 प्लस b/z-2 इस तरह से करते हुए ए बी का मान निकालेंगे और सब कुछ प्राप्त करेंगे। जो आएगा आपका ए बी का मान रखने पर आपके पास यही आएगा -1/z-1 प्लस 1/z-2। अगर आप डायरेक्ट इसके स्थान पर लिख सकते हैं तो आपका जो है डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन दिखाएं ही सामने। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं सही है कि गलत है, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ z-1 z-2 एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस यहाँ अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन z-2 और प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन z-1। और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो -z+2 और प्लस z-1। और ये देखिए आपका क्या है z-1 z-2, ये इससे कट गया 2 - 1 1, तो 1/z-1 z-2। आप बिल्कुल जो है यानी जो आप निकाले हैं बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर पर्पज पार्शियल फ्रैक्शन आपको तरीका होता है कैसे लिखते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका मान फिर सिंप्लीफाई कर ये दिखाई दे रहा है, तो जो काम पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन आप दिखाएं ही, तो ये ध्यान रखना है। और अब देखिए जब इस रूप में हो गया है तो आपको रिमाइंड करा, शार्प रिमाइंडर कह रहा है mod ऑफ z इज लेस देन 1। आपको पता है जब mod ऑफ z इज लेस देन 1 होता है यानी कांस्टेंट से कम होता है, तो क्या करते हैं कांस्टेंट को कॉमन लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन mod ऑफ z, यानी कांस्टेंट को कॉमन लेकर विद साइन 1 + 1 माइनस बनाते हैं। तो mod ऑफ z इज लेस देन 1 यानी 1 इज ग्रेटर देन mod ऑफ z। तो उस केस में क्या होता है कांस्टेंट को कॉमन लेकर विद साइन 1 + 1 माइनस बनाते हैं। तो आपको जो है यहाँ देखिए माइनस आपका है z-1 है, तो माइनस कॉमन लेंगे 1 - z आपका यहाँ पर 1 - z आपका यहाँ पर। और यहाँ पर भी क्या है कांस्टेंट को कॉमन लेंगे तो क्या होगा -2 और देखिए 1 - ये हुआ z/2। पता है ना, यानी अगर जो है अगर mod ऑफ z इज लेस देन 1 तो क्या करेंगे कांस्टेंट को कॉमन लेकर विद साइन 1 + 1 माइनस बनाते हैं और फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस और इसको एक्सपेंड करते हैं ऊपर ले जाकर -1/2 1 - z/2 -1 एक्सपेंड इट बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा। और अगर जो है दूसरा पार्ट आपका क्या कर रहा है कि mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, अगर mod ऑफ z 2 से बड़ा है या कांस्टेंट से बड़ा है तो क्या कॉमन लेते हैं z कॉमन लेते हैं विद साइन और उसको फिर 1 + 1 माइनस बनाते हैं। तो mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप z कॉमन लेते हुए 1 - 1/z, ये देखिए, और ये हो जाएगा क्या प्लस z कॉमन लेते हुए 1 - 2/z, और फिर आप क्या करेंगे इसको ऐसे -1/z और ये ऊपर जाएगा -1 - 1/z -1 और प्लस 1/z 1 - 2/z का पावर क्या है -1 और एक्सपेंड इट बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, और फिर इस तरह से निकालते हैं। और तीसरा पार्ट क्या है आपका यहां पर, ये देखिए तीसरा पार्ट क्या है आपका, यानी बताइए mod ऑफ z लाइज बिटवीन 1 and 2। तो यानी क्या है mod ऑफ z, देखिए mod ऑफ z लाइज बिटवीन 1 and 2, इसका मतलब क्या है mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, 1 इज लेस देन mod ऑफ z या mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। तो कॉमन क्या लेंगे यहाँ पर z कॉमन लेंगे, ये देखिए 1 - 1/z, और फिर कह रहा है mod ऑफ z इज लेस देन 2, तो यहाँ पर क्या है ये देखिए, तो यहाँ पर क्या लेस देन 2 है, तो क्या लेंगे आपका कांस्टेंट कॉमन लेंगे -2 और 1 - z/2। बात समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो mod ऑफ z इज लेस देन 1
और 2 के बीच, और देखिए अगर एक रहे तो दोनों में एक ही काम करना है। यहाँ देखिए माड ऑफ जेड लेस देन 1 था तो दोनों में कांस्टेंट कॉमन लेकर विद साइन 1 + 1 बना रहे थे। यहाँ माड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 था तो दोनों में क्या कर रहे थे, जेड कॉमन लेकर 1 + 1 बना रहे थे। और यहाँ पर देखिए जेड है 1 से बड़ा है तो वहाँ पर माड जेड कॉमन लिया, और जेड क्या है 2 से छोटा है तो यहाँ पर क्या है आपको कांस्टेंट कॉमन लेकर 1 + 1 बनाते हैं। यह तरीका होता है, इस ढंग से काम करेंगे। और बी पर आपके सामने एक क्वेश्चन और है, यहां देखिए आपका क्या है, ये है 1/, क्या है, इसको एक्सपेंड करना है z+1 z+3। ये देखिए z+1 z+3 और z+1 ये आपका मॉडुलस है, लाइज बिटवीन और भी रहेगा, जेड इज ग्रेटर देन 1, जेड इज जो भी है आप जानते हैं, कैसे बता चुके हैं, उसी ढंग से इसको भी करेंगे। तो इसको अगर आगे बढ़ना तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा फिर इसको तोड़िए, और तोड़ने पर देखिए आपके पास यही आएगा 1/2 1/z+1 और -1/2 z+3। अगर यह लाइन जो आई है पार्शियल फ्रैक्शंस आई है, अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का काम जो है आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। और यह अगर लिख सकते हैं और आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं तो आप थोड़ा रफ पर जाकर चेक कर लीजिए फिर कि यह मान इसको फिर जोड़ने घटाने पर दिखाई दे रहा है क्या। तो 1/2 कॉमन 1/z+1 -1/z+2 3 1/2। अब कॉमन एलसीएम लीजिए, z+3 -z+1 और z+1 और z+3 ये हुआ। और यहाँ देखिए तो z से z कटा, 3 - 1 2 और 2 से 2 कट जाएगा, आगे आपके सामने। इसका मतलब जो आपने तोड़ा है बिल्कुल सही है। और कैसे तोड़ा है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, a/z+1 + b/z+3, और उस तरह से काम कीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। अब उसमें बाकी जो भी हो, अगर z इज ग्रेटर देन 1 रहे तो आपको पता है कैसे करेंगे, दोनों माड ऑफ अगर रहे माड ऑफ z ग्रेटर देन 1, ठीक जैसे बताए हैं ठीक वही काम। तो z ग्रेटर देन 1 होगा तो दोनों में यहाँ भी z कॉमन लेंगे, यहाँ भी z कॉमन लेकर 1 + 1 बनाएंगे, ठीक। और अगर माड ऑफ जेड इज लेस देन आपका जो है 3 हो जाए, तो लेस देन 3 है तो क्या होगा, दोनों में क्या है कांस्टेंट कॉमन लेकर 1 + 1 बनाएंगे। और 1 माड ऑफ जेड लाइज बिटवीन 1 and 3, तो अगर ये है माड ऑफ जेड इज लाइज बिटवीन 1 and 3 तो क्या करेंगे, माड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 तो वहाँ पर जेड कॉमन लेंगे। और माड ऑफ जेड इज लेस देन 3 तो वहाँ कॉमन लेंगे क्या, 3 कॉमन लेकर कांस्टेंट विद साइन 1 + 1 बनाएंगे, जो पिछले इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है ध्यान से। और एक चीज यहाँ पर देखिए, अब क्या है, कह रहा है माड ऑफ z+1 लाइज बिटवीन 0 से 2। अब देखिए कहाँ है, अब यहाँ पर देखिए तो ये आपका जो है 1/2 1/z+1, यानी z+1 0 इज लेस देन माड ऑफ z+1 या माड ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन 0, ये समझिए इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसको अगर मान लीजिए यहाँ 0 समझे, ऐसे समझिए 0 समझे, और यहाँ देखिए -1/2 z+1 नहीं है, क्या z+1 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, ऐसे z+1 और +2 ऐसे लिख लीजिए, z+1 या इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दे, z+1 और +2 आपके सामने। क्यों, क्योंकि z+1 के रूप में मुझे चाहिए। तो देखिए यह z+1 आपका बना हुआ है, तो ग्रेटर देन 0 है तो z+1 ग्रेटर देन 0 तो आपका क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो z+1 कॉमन लेंगे तो फिर क्या आएगा 1 + 0/z+1 यानी 1 + 0/z+1 क्या होगा 1 + 0 यानी 1, यही चीज रहेगा। और यहाँ पर देखिए z+1 इज लेस देन 2, देखिए माड ऑफ z+1 इज लेस देन 2, तो देखिए z+1 है और लेस देन 2 है तो कॉमन क्या लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन माड ऑफ z+1 या माड ऑफ z+1 इज लेस देन 2, तो क्या करते हैं, जब लेस देन 2 है माड ऑफ z या माड ऑफ z+1 रहता है तो कांस्टेंट कॉमन लेते हैं विद साइन, तो +2 कॉमन लेकर, तो ये आप इसको ऐसे उतार लीजिए 1/2 z+1 ये तो वही रहेगा, और -1/2 यहाँ 2 कॉमन लेकर 1 + z+1/2 और फिर एक्सपेंड इट, ये ऊपर ले जाकर, ये तो बने रहने दीजिए, ये आपका जो है इसको बने रहने दीजिए, इसका काम नहीं है। अब इसको ले जाकर ऊपर 1 + z+1/2 और एक्सपेंड इट बाय बायनॉमियल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से काम आप करते हैं। अगर इस आता आपका है माड ऑफ z+1 और लाइज बिटवीन 0 से 2, तो
क्या बोला है, यहाँ जेड प्लस वन बनाने के बाद लेस देन है तो आप 2 कॉमन लेते 1 प्लस 1 माइनस। और इसी से एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी तीसरा हिस्सा है आपका क्या है, यानी इसको जो है यानी एक्सपेंड करना है। आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है, यानी जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z। और देखिए लिखा है क्या, 7z माइनस 2 बराबर ये, और 7z माइनस 2 जेड कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। और जब इसको फैक्टर करेंगे तो यही आएगा ना, जेड तो कॉमन है, जेड प्लस 1 जेड माइनस 2, ये फैक्टर किया यानी। और फिर इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, a अपान जेड प्लस बी अपान जेड प्लस 1 प्लस सी अपान जेड माइनस 2, और फिर ए बी सी कैसे निकलेगा पता है। और उसके बाद जो आप ए बी सी का मान निकालेंगे तो यह मान टूटने के बाद ए बी सी रखेंगे तो यह आपके इस रूप में, यानी आपका जो है 7z माइनस 2 अपान जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर और माइनस क्या है 2z, यहाँ पहले जेड कॉमन लिया है, अंदर जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 बचा है, फिर इसको फैक्टर किया है तो जेड प्लस 1 जेड माइनस 2, यही मिला है 7z माइनस 2 और जेड प्लस 1 और ये क्या है जेड माइनस 2। और इसको आप पार्शियल फंक्शन a अपान जेड प्लस b अपान जेड प्लस 1 प्लस c अपान जेड माइनस 2 और फैक्टर किया है तो क्या मिला है आपका 1/z माइनस 3 अपान जेड प्लस 1, इसको निकालेंगे तो यही पाएंगे, और प्लस 2 अपान ये है आपका जेड माइनस 2। ठीक, पर्पज क्या है अब इसको बताना है। मॉड ऑफ जेड प्लस 1 लाइज बिटवीन 0 से 1। पहला देखिए, तो देखिए पहला जेड प्लस 1 जो है जहां उसको किनारे कर लीजिए, ये हमने क्या किया -3 अपान जेड प्लस 1 किनारे कर दिया। अब बाकी में दो टर्म है, ये आपका +1/z है और 2 अपान जेड माइनस 2 है। तो मुझे क्या करना है, इसको जेड प्लस 1 के रूप में चाहिए बनाना है। तो यहाँ देखिए एक तो ये जेड प्लस 1 ये बना है, इसको छोड़ दीजिए, और ये क्या है +1 अपान, अगर जेड प्लस 1 बनाना चाहें तो एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, और यहाँ पर भी आपका क्या है +2 है, और जेड प्लस 1 बनाना चाहते हैं तो एक जोड़ दीजिए और क्या एक घटा दीजिए और -2। तो क्या आपके पास आ रहा है -3 अपान जेड प्लस 1 और प्लस ये देखिए जेड प्लस 1 -1 बन गया है, और यहाँ देखिए जेड प्लस 1 एक जोड़े घटाए हैं तो -1 -2 कितना हुआ -3 हो गया। अब देखिए आगे हर जगह, अब जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो देखिए जो है फिर वही चीज जो बताया अभी, जेड प्लस 1 अगर +0 रखिए तो क्या आएगा, यही आएगा ना जेड प्लस 1, और इसको तो किनारे कर दी। अब यहां बना लिए हैं तो जेड प्लस 1 क्या कह रहा है इज लेस देन 1, तो जेड प्लस 1 इज लेस देन 1, तो यहां क्या करेंगे, जब कांस्टेंट से कम है तो कांस्टेंट कॉमन लेकर यानी -1 कॉमन लेंगे, और अंदर क्या आएगा 1 - 1 अपान जेड प्लस 1। और यहां पर भी क्या करेंगे, कांस्टेंट कॉमन लेंगे -3 और 1 माइनस क्या आएगा जेड प्लस 1/3। समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल इस ढंग से सारा काम करेंगे। और फिर कह रहा है यहां पर क्या है, यानी मॉड ऑफ जेड प्लस 1, ये फिर आपका मॉडुलस है, ये लिख लीजिए लाइज बिटवीन 1 और 3। तो यहाँ देखिए मॉड ऑफ जेड, तो देखिए पहली बात जो जेड प्लस 1 है उसको तो छोड़ दीजिए। अब कह रहा है मॉड ऑफ जेड प्लस 1 यानी 1 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड प्लस 1, यानी मॉड ऑफ कह सकते हैं मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 वाला हिस्सा ही है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जब मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 है तो आप यहां से जेड प्लस 1 कॉमन लेते हैं 1 - 1 अपान जेड प्लस 1। और फिर कह रहा है मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज लेस देन 3, तो यहां पर क्या करेंगे, कांस्टेंट -3 कॉमन लेते हुए 1 - जेड प्लस 1/3, और एक्सपेंड इसको ऊपर ले जाकर 1 - 1 अपान जेड प्लस 1 का पावर -1, इसको ऊपर ले जाकर 1 - जेड प्लस 1/3 का पावर -1, और एक्सपेंड इट बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x का पावर -1 का एक्सपेंशन 1 - x + x² - x³ 1 - z का पावर -1 का एक्सपेंशन 1 + z + z² + z³ एंड सो ऑन। इस तरह से आप प्रसार करेंगे, तो ध्यान से यानी आपको दिखाना है। और यहां पर मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3, तो फिर आप इसको जो जेड प्लस 1 को छोड़ते हुए अब ग्रेटर देन 3 है आपको, तो यहां पर भी क्या करेंगे जेड प्लस 1 कॉमन लेंगे, और यहां पर जब
ग्रेटर देन 3 है तो क्या करेंगे, mod ऑफ z+1 ग्रेटर देन 3 है तो z+1 कॉमन लेते हुए 1 - 3 अपान z+1 और फिर 1 इसको ले जाकर ऊपर 1 - 1 अपान z+1 को पावर -1 और 1 - 3 अपान z+-1 z 1 - 3 अपान z+1 को ऊपर ले जाकर 1 - 3 अपान z+1 को पावर -1 और एक्सपेंड इट बायनॉमियल एक्सपेंशन और इस टर्म को नीचे रहने दीजिए और देखिए ये तो बने रहने दीजिए और जो आएगा आपका जो है वह कंडीशन होगा जब mod ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन 3। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे सारी चीज़ें हम आपसे जो है यह सब डिस्कस कर रहे हैं। और एक पॉइंट और यहीं पर आप बता दें, यानी आपके 8 नंबर पर एक पॉइंट और होना चाहिए, वह क्या है, टेलर्स थ्योरम का। टेलर्स थ्योरम यानी इनके बीच लॉरेंट के बाद एक पॉइंट और आप चलिए 8 डैश पर खड़ी, 8 डैश पर क्या है, टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम का भी स्टेटमेंट पढ़कर जाइएगा। इनके बीच 8 नंबर पर 8 डैश ये मैं लिख दे रहा हूँ, टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, यानी एफ जेड बराबर यही बताया ना, एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर, यानी क्या होगा अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। यही तो एक्सपेंशन है टेलर थ्योरम का। अब क्या जैसे दे दे कि एक्सपेंड ई का पावर जेड अबाउट द पॉइंट दे दे, मान लिया पाई अबाउट द पॉइंट 3, तो क्या करेंगे, यानी लेट एफ जेड बराबर मान लीजिए क्या ई का पावर जेड और कह रहा है अबाउट द पॉइंट 3, तो जहां जहां ए है वहां 3 रख दीजिए, यानी आपका जो हो जाएगा एफ जेड बराबर, यानी ए यहाँ 3 रख दीजिए, ए आपका 3 है और 3 है और यहाँ पर भी आपका 3 है, यानी ये आपका जहाँ जहाँ ए है 3 रख दीजिए और इस रूप में आपका यहाँ पर। अब आपको पता है कि एफ जेड बराबर ई का पावर जेड माने हैं, तो आप एफ जेड तो एफ थ्री निकालने के लिए आप जेड के स्थान में 3, तो ये हो जाएगा ई का पावर 3। फिर एफ डैश जेड निकालिए, उसको फिर डिफरेंशिएट करते हुए फिर जेड के स्थान में 3 रखिए तो एफ डैश 3, फिर एफ डबल डैश जेड निकालिए तो एफ डबल डैश जेड के स्थान 3 रखिए, तो आपका तो एफ जेड को कितनी बार में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यह ई का पावर जेड ही होगा, जेड के रिस्पेक्ट करेंगे, पता है ना। तो यहाँ पर आपका एफ 3 का मान भी ई का पावर 3, एफ डैश 3 का मान भी ई का पावर 3, एफ डबल डैश 3 का मान भी ई का पावर 3 और एफ ट्रिपल डैश 3 का मान भी ई का पावर 3। तो इस तरह से आप निकालेंगे कोई भी पॉइंट पर। अगर जेड अब कहे एक्सपेंड एफ जेड बराबर कास जेड और अबाउट द पॉइंट π/4, ठीक, π/4, तो क्या करेंगे, वी नो दैट एफ जेड बराबर एफ ए, ऐसे फिर वही एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ जेड एफ डैश जेड एफ फिर जेड माइनस ए का स्क्वायर एफ डबल डैश जेड फिर जेड माइनस ए का क्यूब एफ आपका जो है फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जेड। अब फिर क्या करेंगे, वही चीज़ अब कह रहा है अबाउट द पॉइंट π/4, जहां जहां ए है वहां π/4 रख दीजिए और फिर क्या करेंगे एफ जेड माने कास जेड, तो एफ डैश जेड निकालेंगे, ऐसे देखिए एफ जेड बराबर एफ डैश जेड बराबर एफ डबल डैश जेड एफ ट्रिपल डैश जेड निकालिए और जेड के स्थान पर, यानी एफ जेड क्या है कास जेड और ये आपका फिर डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन जेड, फिर आएगा माइनस कास जेड और फिर आएगा साइन जेड। अब आपका एफ π/4 अगर कहे तो यहाँ अब क्या है, जहाँ जहाँ ए है π/4 तो एफ π/4 कास π/4 एफ डैश π/4 माइनस साइन π/4 एफ डबल डैश π/4 और सब माइनस कास π/4 और कास π/4 साइन π/4 का मान क्या था 1/√2। आप जानते हैं, रखकर इस तरह से एक्सपेंड कीजिए, किससे, बाय टेलर्स थ्योरम। तो यह डिस्कस किया है आपका टेलर्स थ्योरम में 8 डैश, यानी एक पॉइंट आपका यहाँ रहेगा। तो ये सब बताने के बाद अब आप बताते हैं रेजिड्यू, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू की बात करने वाले हैं। रेजिड्यू थ्योरम कैसे निकालते हैं, आपको कई रास्ते हैं। पहला है एट ए सिंपल पोल, एट ए सिंपल पोल पता है ना, जब लीनियरली फैक्टराइज होता है तो उस तरह से जो मान निकलता है जेड का वो क्या है, इट इज सिंपल पोल। तो सिंपल पोल पर रेजिड्यू क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए, कैसे नोट करते हैं, रेजिड्यू ऑफ एफ ए। और क्या होता है फार्मूला, लिमिट जेड टेंस टू ए, यहाँ पर एक चीज है लिमिट, ये है यहाँ पर जेड टेंस टू ए और क्या होता है जेड माइनस ए एफ जेड, ये फार्मूला है एट ए सिंपल पोल जेड टेंस टू ए और जेड माइनस ए एफ जेड।
मान लिया इसी का जो है एक बात कर रहे हैं, जो हमने ये निकाला है इसी का कह रहे, अगर ये इंटीग्रल हटा दें, ऐसे देखिए इंटीग्रल हटा दें और कहें कि इसका रेजिड्यू निकालिए, इसका रेजिड्यू निकालिए z-1 अपान, या हम कोई क्वेश्चन और ले लें, ऐसे आप समझ लीजिए जैसे क्वेश्चन ले लें कि आपका जो है z² अपान z-1 z-2 z-3 ये दें और कहे कि इसका रेजिड्यू निकालिए। तो रेजिड्यू क्या है? एट ए सिंपल पोल, रेजिड्यू निकालिए एट ए सिंपल पोल। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? पोल्स आर गिवन बाय, इसको मान लिया एफ मान लिया, लेट एफ जेड बराबर ये दिया है, तो क्या कीजिए पहला काम क्या करेंगे, उसका पोल्स निकालेंगे। पोल्स निकालने के लिए पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो z-1 z-2 z-3 बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? z बराबर 1 2 3 आएगा। अब कह रहा है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर 1, तो क्या लिखेंगे? रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर 1, तो क्या होगा? लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1, और यहाँ पर क्या होगा? z-1 और एफ जेड आपके सामने, और यहाँ पर क्या होगा? लिख लीजिए लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1 z-1 और एफ जेड क्या है? z² अपान z-1 z-2 z-3, और यह आपका ऐसे कट गया और z के स्थान पर रख दीजिए तो 1 अपान क्या हुआ? 1 - 2 1 - 3 आपके सामने, तो जो आएगा क्या? 1 अपान 1 - 2, यानी जो रखिए तो क्या हो? -1 और ये क्या है? -3, तो माइनस कितना हो? प्लस यानी 3, तो -1, तो देखिए 1 - 2 कितना? -1 और -2 कितना आया? +1/2। कब? रेजिड्यू एफ जेड एट z बराबर 1, तो यहाँ पर कैसे? z-1 एफ जेड और ये है z² z-1 z-2 z-3, ऐसे कट कर और z के स्थान पर रखते हुए 1² 1 - 2 1 - 3, और ये क्या मिला? 1/2। उसी तरह से अगर फिर निकाला है, यानी सपर कह रहा है जो एट ए सिंपल पोल, तो फिर क्या है? z बराबर 2 भी तो सिंपल पोल है, यहाँ कर देंगे रेजिड्यू ऑफ एफ जेड z बराबर 2, यहाँ क्या होगा? z टेंड्स टू 2 होगा, यहाँ क्या होगा? 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? 2 होगा, और फिर इससे कट कर जो आएगा फिर क्या रखेंगे? z टेंड्स टू 2। फिर अगर z टेंड्स टू 3 कह रहा है, यानी रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल z बराबर 3, तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर 3, तो क्या करेंगे? जहां जहां a है वहां z-3 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 z-3, अब फिर ये कट जाएगा, क्या मिलेगा? z² अपान z-1 और z-2, ध्यान से z-2, और आपका जो है इस ढंग से, तो z-3 पे मिलेगा, और z-2 पर z-2 कट कर z-1 z-3 मिल जाएगा, और आप z बराबर 3 पर तो z-3 कट कर क्या आएगा? z² अपान z-1 z-2। तो इस तरह से सिंपल पोल पर रेजिड्यू निकालते हैं। अगर आपसे कहे कि अगर इसका फंक्शन का एफ जेड बराबर z अपान z-1 z अपान z-1 इसका रेजिड्यू निकालिए, तो बहुत आसान है, यानी इसका क्या हो जाएगा? पोल्स आर गिवन बाय क्या होगा? डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो z-1 बराबर 0, क्या आगे? z बराबर 1, देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर इतना, तो कहाँ एट z बराबर 1 पर निकाल लेना, तो रेजिड्यू ऑफ f1 बराबर लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1 और z-1 एफ जेड, ये है इस फार्मूले से सिंपल पोल पर, और यहाँ से आपका क्या होगा? लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1 z-1 एफ जेड क्या है? z अपान z-1, एक कैंसिल और z के स्थान पर है, ये आपके मान है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे रेजिड्यू हम लोग निकालते हैं सिंपल पोल पर। और एक चीज और है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटिव, आपका कहीं ना कहीं सिंपल पोल पर बताया है रेजिड्यू एट इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव निकालने क्या गया? लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटिव माइनस z एफ जेड, इस फार्मूले में रखकर जो है, यानी कब निकालेंगे? लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटिव माइनस z एफ जेड, और ध्यान रखना है जब z टेंड्स टू इन्फिनिटिव पर निकालते हैं रेजिड्यू तो 1/z, क्योंकि 1/z का रूप चाहिए, और वहां पर z के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। 1/∞, 2/∞, कुछ भी रहे वो क्या होता है? 0 रहता है। तो जब z टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हमको क्या करना है? एफ जेड रखने के बाद इस तरह से कॉमन z लेना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कि z का जो फॉर्म दिखाई दे 1/z पे 2/z के रूप में दिखाई दे, और z के स्थान पर जैसे 2 + 3/z इस तरह से दिखाई दे, 1 - 4/z इस तरह दिखाई दे, और z के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 2/∞ माइनस 3/∞, वो क्या होगा? 0, और 1 + 0 यानी 1 प्लस बचा है, 2 माइनस बचा है, तो वहाँ तो कांस्टेंट के रूप में जो दिखाई देगा, और जो सिंप्लीफाई करने पर आएगा वही क्या निकलेगा? रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर इन्फिनिटी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। तो रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल और रेजिड्यू एट इन्फिनिटी यह हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब उसके बाद अगर पूछ रहा है रेजिड्यू ऑफ nth ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर रहे तो उसका जो है रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यही है, अगर इसका दें फाइंड द रेजिड्यू ऑफ, ऐसे दे दे फंक्शन ये दे दे एफ जेड बराबर जेड माइनस वन जेड प्लस वन का स्क्वायर जेड माइनस टू, ऐसे क्वेश्चन आएगा फाइंड द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड, इसका रेजिड्यू निकालना है। आप चाहे सिंपल पोल की बात करें और चाहे आप किसी पोल, सबका रेजिड्यू निकालने की बात कर रहा है, तो आप पहला काम करेंगे पोल्स निकालेंगे। पोल्स निकालने के लिए क्या होगा, आपका पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो जीरो पुट करेंगे तो जेड प्लस वन का स्क्वायर जेड माइनस टू बराबर जीरो, तो क्या होगा जेड बराबर माइनस वन। पोल क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, इट इज ए पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और जेड बराबर टू क्या है, इट इज ए सिंपल पोल आपका है, ठीक। तो ठीक, अब जेड माइनस वन सेकेंड ऑर्डर, यानी अगर जो है सिंपल पोल नहीं है, अगर nth ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का है, उस केस में रेजिड्यू निकालने के लिए आपके सामने क्या लिखा है, 1 अपॉन फैक्टर n माइनस वन। तो अगर यहाँ पर आपका क्या है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, आप एट जेड बराबर क्या है माइनस वन, अब पोल क्या था सेकेंड ऑर्डर का है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल, ये देखिए n माइनस वन, n क्या है तो 2 माइनस वन, और फिर क्या है डी एन माइनस वन, एन 2 है, और डी जेड अपॉन डी जेड ये हो जाएगा 2 माइनस वन, और फिर क्या है जेड माइनस ए क्या है माइनस वन, तो ए माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, जेड प्लस वन का पावर यहाँ क्या एन कितना है आपका 2 यहाँ पर, आ रही बात सुने। और एफ जेड क्या है जेड माइनस वन, और ये हो जाएगा जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या जेड माइनस टू, और एट क्या होगा जेड बराबर माइनस वन। अब देखिए इससे आपका यानी आपका क्या आया 1 अपॉन ये फैक्टोरियल 1 और डी बाई डी जेड, ये देखिए डी बाई डी जेड बचा और इससे कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या है जेड माइनस वन जेड माइनस टू, और क्या है एट जेड बराबर माइनस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और जेड के स्थान माइनस वन रखकर, और आपका क्या निकलेगा पोल यानी रेजिड्यू ऑफ एफ जेड सेकेंड ऑर्डर जेड बराबर माइनस वन। और सिंपल पोल सबको इस तरह जेड बराबर अगर रहा है तो सिंपल पोल पता है ना, अभी बताया लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस एफ जेड, आपको पता है ना, तो जेड माइनस टू ऐसे लिखेंगे सिंपल पोल पर, तो जेड बराबर टू पर सिंपल पोल है तो क्या होगा यानी लिमिट ऑफ जेड टेंस टू टू जेड माइनस टू और एफ जेड क्या है लिमिट ऑफ जेड टेंस टू टू जेड माइनस टू, एफ जेड क्या भैया जी जेड माइनस वन जेड प्लस वन का स्क्वायर और जेड माइनस टू, और आपका इससे कट गया और जेड के स्थान पर क्या रख दीजिए आपका यहाँ पर 2, और जो मान आएगा रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल। अगर आपका थर्ड ऑर्डर रहता तो यहाँ क्या करेंगे यानी इसमें एन के स्थान पर 3 रखेंगे, 1 अपॉन 3 माइनस वन फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस वन डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर और जेड माइनस एक अपॉन 3, और फिर आप उस ढंग से तो जितने भी ऑर्डर का पूछे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर रेजिड्यू निकालने के लिए यानी इस रिजल्ट का, तो अभी आपको मैंने सेकंड ऑर्डर का बताया है और इस ढंग से सारी चीज़ें हैं। तो सब कुछ बेहद महत्वपूर्ण, ध्यान से काम करना है और फिर आगे बढ़ना है। और फिर इसके बाद क्या इसे देखिए देयरफॉर अब इसके बाद एक और है रेजिड्यू, आप अगर कोई रेजिड्यू जो है फाई जेड अपॉन साई जेड का फॉर्म का है, तो रेजिड्यू क्या है रेजिड्यू एफ जेड एट जेड बराबर ए बराबर फाई ए अपॉन साई डैश से, या इसको लिख सकते हैं फाई जेड अपॉन साई डैश जेड एट जेड बराबर है। यह क्या है जब कब फाई जेड अपॉन साई जेड का फॉर्म का है, तो रेजिड्यू एफ जेड एट जेड बराबर ए बराबर फाई ए अपॉन साई डैश से, या लिख सकते हैं फाई जेड अपॉन साई डैश जेड एट जेड बराबर ए, देखिए जेड बराबर ए तो फाई ए अपॉन साई डैश से। जैसे अगर आप कहा जाए कि रेजिड्यू आप बताइए एफ जेड बराबर काट जेड, तो काट जेड को आप लिख सकते हैं क्या ऐसे यानी क्या यानी कास जेड अपॉन क्या होगा साइन जेड, और कास ये क्या है मान लिया ऊपर फाई जेड इसे मान लिया और यह साई जेड। अब क्या करते हैं रेजिड्यू इस तरह से निकालने के लिए फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, पहला काम पोल्स निकालेंगे, पोल्स के लिए पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो साइन जेड बराबर क्या होगा 0, या दिस इंप्लाई साइन जेड बराबर 0 को क्या लिख सकते हैं साइन एन पाई, और कंपेयर करें क्या आएगा जेड बराबर एन पाई,
आएगा ना, जेड बराबर एन पाई, देयरफॉर फिर क्या होगा रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर क्या है एन पाई। तो क्या लिखेंगे यहां से फाइव जेड अपान, ये देखिए फाइव जेड अपान साइड डैश जेड, तो फाइव जेड क्या है यहां पर यही लिखेंगे ना, फाइव जेड अपान साइड डैश जेड एट जेड बराबर है, यही है ना आपके सामने साइड डैश जेड एट जेड बराबर है, ये है आपके सामने जेड बराबर ए, ये लिखा है फाइव जेड अपान साइड डैश जेड एट जेड बराबर है। तो यहां पर फाइव जेड आपका क्या है, ये देख लीजिए फाइव जेड आप है ये आपका कास जेड है, और साइड डैश जेड साइड जेड है साइन जेड, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो साइड डैश जेड आएगा। तो साइड जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा कास जेड, और ए क्या है आपका एन पाई, यानी आपको निकाले हैं जेड बराबर एन पाई, और कास जेड से कास जेड कैंसिल, वन बचा, और जेड के स्थान पे एन पाई रखेंगे तो जेड तो है नहीं, तो बराबर क्या है वन, और यही आपका क्या है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड किसका काट जेड का। तो कभी भी इस तरह का पूछे तो फाइव जेड अपान साइड जेड का रूप लेते हुए हम लोग रेजिड्यू निकालेंगे। तो ये सब बताने के बाद अब हम लोग चलते हैं अगला कदम आपका जो है रेजिड्यू थ्योरम, ध्यान से रेजिड्यू थ्योरम। तो रेजिड्यू थ्योरम निकालना है तो चलिए उसको देख लेते हैं। रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम क्या है, पहले बात ये रेजिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विद इन सी, देन तब है सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट ए पोल विद इन सी। यानी इसमें है वह दिया रहेगा कि इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है वेयर सी इज द दिया गया सर्किल, और तब जो है अब हम क्या करते हैं बाय दिस थ्योरम 2 पाई आई वह रेजिड्यू लेंगे जो सर्किल के अंदर लाई करेगा। तो ये है मान लिया ए बी सी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आई, मान लिया ए बी सी जो रेजिड्यू है उस सर्किल दिए सर्किल के अंदर है, तो 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल ए, फिर सम ऑफ रेजिड्यू एट द पोल बी, और इस तरह से जो मान आएगा वही इंटीग्रल का मान रहेगा। तो देखिए रेजिड्यू थ्योरम एक कदम आगे है किसके, रेजिड्यू निकालने के बाद का, यानी रेजिड्यू थ्योरम से इंटीग्रल को एवैल्यूएट कर रहे हैं तो पहला काम रेजिड्यू निकालिए, और अभी बताएं रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। तो आप रेजिड्यू निकाल लीजिए और उसके बाद देखिए कौन सा जो है वह जो है पोल सर्किल के अंदर है उसी का रेजिड्यू आप जो है निकालिए, और बाय दिस रिजल्ट बाय रेजिड्यू थ्योरम 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी, और इसका यूज करते हुए इंटीग्रल का मान निकालिए। तो जैसे अगर कह दे फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम, तो देखिए मार दिया है आप 4 माइनस 3 जेड अपान जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, तो क्या कीजिए अगर रेजिड्यू थ्योरम से निकालना है तो लेट एफ जेड बराबर फिर आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 जेड, और यह है जेड जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, ठीक। और फिर क्या करेंगे पोल्स आर गिवन बाई, तो जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 बराबर 0, तो क्या होगा जेड बराबर 0 और जेड बराबर 1 और जेड बराबर 2 निकालेंगे ना। अब क्या है तो अब ये देखना है कौन सा पोल सर्किल दिया है, सर्किल क्या दिया है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2, तो जहां मॉड जेड रहता है वहां से बहुत आसान आपको पता करना हो जाता है कि कौन पोल सर्किल के अंदर कौन पोल सर्किल के बाहर। तो 3/2 है तो 3/2 से कम कौन कौन दिख रहा है 0 और 1, ये दोनों क्या होंगे लाइज इनसाइड द सर्किल, और 2 होगा चूंकि 3/2 से बड़ा है तो लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो 1 क्या हुआ 0 1 जो सिंपल पोल है लाइज इनसाइड द सर्किल, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2 लिखेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 0। अभी बताए हैं कैसे निकालते हैं पता है ना, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0 जेड माइनस 0 एफ जेड, यह अभी बताएं, और फिर आपका जो है 1 पर है तो यहां पर भी रेजिड्यू निकालेंगे आप एट जेड बराबर 1, फिर वही सिंपल पोल है तो लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 1 और जेड माइनस 1 एफ जेड। बताएं सिंपल पोल पर कैसे रेजिड्यू निकालते हैं, निकाल लिया है तो आप निकाल लीजिए रेजिड्यू ऑफ जेड जेड बराबर 0 रेजिड्यू ऑफ जेड जेड बराबर 1, देयरफॉर अब इस इंटीग्रल का मान निकालना है तो देयरफॉर क्या लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर
2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट पोल विद इन सी। तो कौन कौन रेजिड्यू पोल के अंदर हैं सर्किल के मॉड ऑफ जेड को 3/2, तो यही है ना, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 0 एंड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर क्या है आपका जो है यानी 0 और 1 क्या है लाइक कर रहे हैं। तो जो रेजिड्यू निकाले हैं देयरफॉर सी बराबर यानी इंटीग्रल ऑफ यानी इंटीग्रल ऑफ दिस एफ जेड क्या है 4 - 3z अपॉन जेड जेड माइनस 1 डी जेड 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 माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड और 2 पाई आई, और जो रेजिड्यू निकाले हैं वो है यहाँ रख कर जोड़कर सिंप्लीफाई कर दिए, वही इंटीग्रल का मान होगा बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, रेजिड्यू थ्योरम आपका क्या है, एक कदम आगे की प्रक्रिया है रेजिड्यू निकालने के बाद। बहुत आसान है रेजिड्यू निकालना, अभी आपसे बताया है। सिंपल पोल पर कैसे निकालते हैं, एनी ऑर्डर का रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, इन्फिनिटिव कैसे निकालते हैं, 5z अपॉन साइज का फॉर्म है, रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, ये सब जानने के बाद रेजिड्यू थ्योरम की बात है एक कदम आगे, यानी क्या है 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी। और सर्किल दिया रहेगा, अब उस सर्किल के अंदर जो पोल लाई करेगा उसी का रेजिड्यू निकालकर और उस रेजिड्यू को 2 पाई सबको जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आई, वही आपका रेजिड्यू थ्योरम है। और अगर सेकंड ऑर्डर का होगा तो सेकंड ऑर्डर पर अगर उस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, अब जैसे z बराबर मार z 3/2 है, तो यहाँ सेकंड ऑर्डर अगर इसको लें तो z बराबर -1 लाई करेगा। जब सर्किल 3/2 रेडियस खींचेंगे तो -1 लाइक करेगा। और अभी बताए हैं रेजिड्यू एट ए सेकेंड ऑर्डर पर कैसे आप एनी ऑर्डर इस रिजल्ट का उपयोग किए, ये आपके सामने। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर -1 आप सेकेंड ऑर्डर तो कैसे निकालेंगे वो निकाल लीजिए। सिंपल पोल पर अगर वो भी लाइक कर रहा है, 2 है, देखिए 2 यहाँ पर 2 लाइज आउटसाइड द सर्किल, क्योंकि 3/2 है तो क्या होगा 2 क्या है 3/2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो आपका लाइज आउटसाइड द सर्किल, तो जो आपका रेजिड्यू लिखेंगे क्या बाई दिस इंटीग्रेशन 2 पाई आई और रेजिड्यू ऑफ एफ जेड और क्या होगा एट जेड बराबर -1, यही है। और सेकेंड ऑर्डर का रेजिड्यू जो निकाले हैं तरीका बताएं अभी वो रख दीजिए। और ये आपका जो है ई एफ जेड बराबर ये लिखिए जेड -1 अपॉन जेड +1 का स्क्वायर माइनस अपॉन जेड -2 डी जेड, और यह इंटीग्रल का मान होगा। तो शार्प रिमाइंडर क्विक रिवीजन के तहत चीज़ों को आपको बिल्कुल बता रहे हैं, आपका जो है बहुत शार्पली ये सब चीज़ें तब आपको कनेक्ट हो रही होंगी जब एक बार सब कुछ आप जुड़े होंगे क्लास में, आपने आपको जो पढ़ाया है उस पर विधिवत आपने रिवाइज किया होगा, तो ये सब काम आपको और जो है शार्प कर देगा शार्प रिमाइंडर के तहत। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब बताने के बाद रेजिड्यू थ्योरम के बाद एक कदम तो बता दिए हैं, रेजिड्यू के बाद का कदम आपका जो है वह रेजिड्यू थ्योरम है। और उसी के रिलेटेड जो है एक चीज़ और है आपको बता दें, अगर उसके बाद एवाल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल, जब इंटीग्रल के लिए आप यूनिट सर्किल का मतलब है जिस सर्किल का रेडियस 1 हो और सेंटर 0 0, ठीक, तो उसमें जो है क्या है अगर कोई फंक्शन इस रूप में साइन और कास का फंक्शन है और राउंड द यूनिट सर्किल, तो जब सर्किल ड्रा करेंगे तो एंगल कितना मिलेगा 2 पाई 360 का, तो 0 से 2 पाई का आपका एंगल हो और उसके बाद क्या हो वह काम क्या हो साइन थीटा कास थीटा के रूप में हो, यानी साइन थीटा कास थीटा का फंक्शन हो। तो उसको कैसे निकालते हैं वह इंटीग्रल को, इसे देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए कई क्वेश्चन लिखा है, यानी इसकी लिमिट राउंड द यूनिट सर्किल, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, और साइन और कास का फंक्शन हो। तो यहां देखिए क्वेश्चन लिखा है डी थीटा अपॉन 5 + 4 साइन थीटा, क्या करेंगे देखिए आपका राउंड द यूनिट सर्किल, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं थीटा के रूप में अगर आपसे पूछें कि साइन थीटा क्या होता है तो यही नहीं जानते हैं, साइन थीटा बराबर ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। और कास थीटा पूछें तो क्या होता है आपका ई का पावर आई थीटा और प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 नॉट 2i। अब आप जो है तो जहां साइन रहे कास रहे आप जो है इस फॉर्म रखिए थीटा के रूप में, और फिर क्या करेंगे जेड के स्थान पर ई का पावर आई थीटा पुट कीजिए। अब थीटा को जेड के टर्म में लिखना है, डीजेड को डी थीटा को डीजेड टर्म में, वो कैसे लिखेंगे तो यहाँ देखिए डीजेड डिफरेंशिएट किए, डीजेड बराबर क्या हो आई ई का पावर आई थीटा डी थीटा, या दिस इम्प्लाई डी थीटा बराबर क्या होगा डीजेड अपॉन आई ई का पावर आई थीटा, या डीजेड बराबर डीजेड अपॉन आई ई का पावर आई थीटा क्या है जेड।
तो जहां डी थीटा दिखाई देगा वहां क्या रखेंगे, dz अपान iz। यानी यहां पर अब देखिए जहां डी थीटा दिखाई देगा dz अपान iz रखेंगे और साइन कास को आप इस फार्मूले से यानी e के पावर i थीटा के रूप में रखने के बाद पुट z बराबर e का पावर i थीटा dz बराबर ये पुट करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब वहां पर जब रखेंगे तो अभी तक तो 0 से 2 पाई लिखते थे जब तक थीटा था, और जब c के रूप में लिखेंगे यानी सॉरी जब z के रूप में लिखेंगे तो यहां c लगाएंगे, c थीटा नहीं, आपकी सर्किल की बात हो रही है, सी लगाएंगे और फिर आपके सामने सिंप्लीफाई कीजिए और आप देखेंगे सब कुछ वही आएगा, रेसिड्यू थ्योरम वाला पार्ट, यानी इस तरह का जेट के रूप में। और अभी बताए हैं कि कैसे हम लोग जो है इस तरह का इंटीग्रल को एवैल्यूएट करते हैं बाय रेसिड्यू थ्योरम, सब कुछ वही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी साइन और कास का अगर फंक्शन है आप यूनिट सर्किल के रूप में मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, अगर लिमिट 0 से 2 पाई है तो इट इज आप साइन और कास का फंक्शन है तो इट इज क्या है, यानी अबाउट द यूनिट सर्किल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। और अब उसके बाद मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, अब जब आप क्या है कि जब जेड के रूप में आएगा तो पोल्स निकालेंगे, डिनोमिनेटर को जेड को डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हुए, और फिर देखेंगे कौन सा पोल सर्किल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 के अंदर रहेगा, उसके अंदर जो लाई करेगा उसी पोल पर रेसिड्यू निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, बाय रेसिड्यू थ्योरम 2 पाई आई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आई और सम ऑफ द रेसिड्यू एट द पोल विद इन सी। तो साइन कास वाला भी फिर वही कन्वर्ट हो जा रहा है, बस अंतर क्या है, लिमिट देखिए 0 से 2 पाई है क्या, और साइन है तो जेड थीटा के रूप में इससे, कास है तो थीटा के रूप में इससे, अब पुट जेड बराबर ई का पावर थीटा डी जेड बराबर आई जेड, और यहाँ जेड के रूप में लेंगे सी लिखेंगे और फिर आप देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसी फॉर्म का बन जाएगा। और फिर सारी कहानी यहाँ से आपके रेसिड्यू थ्योरम तक जैसे निकालते हैं वो काम कीजिए और उस तरह से मान निकालेंगे। ध्यान रखना एक चीज और देखिए, तो साइन यहाँ पर 0 से पाई है, और ये ध्यान रखिएगा शार्प रिमाइंडर, यानी हमारी राउंड द यूनिट सर्किल है तो सर्किल बनेगा तो एंगल 0 से 2 पाई बनेगा, लेकिन ये 0 से पाई है तो उस केस में आप जो है क्या करते हैं, यानी यहाँ पर सब कुछ उसको जो है ये प्रॉपर्टीज आप डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हुए आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और 0 से 2 पाई, और ये क्या होगा डी थीटा अपान 3 + 2 cos थीटा। और प्रॉपर्टी होती है क्या इंटीग्रल की, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी होता है कब, जब f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये कंडीशन होना चाहिए, f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये तब होता है ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। तो ये आप देखेंगे जब cos 2 पाई माइनस थीटा रखेंगे, यहाँ देखिए a के स्थान पर क्या है, 2a के स्थान पर 2 पाई, तो 2 पाई ये थीटा है तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो कंडीशन ये प्रॉपर्टी ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तभी क्या होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a, तो यहाँ लिखेंगे देखिए ट्वाइस लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ और फिर इसका आधा, एंड 2 पाई का आधा है तो ट्वाइस 2 से 2 कटा और 0 से पाई, देखिए आगे आपका ये। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ट्वाइस ऑफ 0 से पाई और फिर सारा काम। और अभी बताया है 0 से 2 पाई है थीटा अपान 3 + 2 cos थीटा, फिर cos थीटा को थीटा के रूप में लिखते हुए और सारा काम वही जेड बराबर ई का पावर जी जेड बराबर ई का पावर आई थीटा और डी जेड बराबर अभी बताए हैं क्या होता है जेड के रूप में आई, उस तरह लिखिए और सब जो है फिर आपका जो है इस रूप में आएगा, और बाय यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम सारा काम कीजिए। तो ध्यान रखना शार्प रिमाइंडर कि लिमिट यहाँ पर क्या है 0 से पाई है कि क्या है कि 0 से 2 पाई है, 0 से पाई है तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए काम करेंगे। और अगर यहाँ पर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा का रूप है या cos 2 थीटा इस ऊपर है तो क्या कीजिए, यहाँ से दो चीज, अगर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा का रूप रहे, साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा या sin 2 थीटा cos 2 थीटा न्यूमरेटर रहे, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो आप जानते हैं कि मुझे थीटा को लिखना है तो cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। तो पहला काम कीजिए साइन स्क्वायर थीटा को थीटा को लिखिए बाय दिस रिजल्ट, जब लिख लेंगे
तो आपको जब न्यूमरेटर में आपका जो है साइन और कास का अगर फंक्शन आ रहा है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 1 माइनस है 2 से मल्टीप्लाई की, देखिए यहाँ पर क्या है आपका 0 से पाई, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर फिर आप जो है ये प्रॉपर्टी लगा कर मुझे क्या बना 1/0 से 2 पाई बनाना है, तब काम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आप 1 माइनस कास 2 थीटा लिखेंगे और ऐसे करते हुए अब साइन स्क्वायर थीटा है तो चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1/2 कर लीजिए, 1 माइनस कास 2 थीटा। तो इसके स्थान लिखने के बाद और फिर 5 माइनस 4 कास थीटा, और पता है ना कि जब कास 2 पाई माइनस थीटा कास थीटा होता है तो फिर प्रॉपर्टी यूज करते हुए 1/2 और 0 से 2 पाई ये कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे आपका ये, तो 1/2 बाहर कर दीजिए और आएगा क्या 1 माइनस कास 2 थीटा, ये 1/2 यहाँ आपका हो गया। और फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिखाई देगा आपका ट्वाइस 0 देखिए आप ट्वाइस आप 0 से पाई तो 2 से 2 कट कर क्या दिख रहा है 0 से पाई आपका इस रूप में, ठीक है। आपका ये ध्यान रखना है। तो 1 माइनस कास 2 थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने ये लिखा है आपके इसमें, ठीक। और फिर देखिए 1 माइनस आपका यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास थीटा बाई 2 आपका ये लिखा है, और यहाँ पर बाई 2 है, और अगर फिर लेंगे प्रॉपर्टी से तो ट्वाइस आप 0 से पाई तो 2 से 2 कट जाएगा, और फिर आपकी सारी चीजें आपकी उसी ढंग से मिलेंगी। आप तो ये ध्यान रखना है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए काम करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में साइन कास का अगर ऐसे रहे, मान लिए कास 2 थीटा रहे और 1 माइनस कास 2 थीटा, या रहे आपका जो है साइन थीटा, तो साइन को थीटा कन्वर्ट करते हुए लिखा है। तो इसके बाद क्या करते हैं ऐसे, यानी आप जानते हैं कि ई का पावर आई थीटा किसके बराबर होता है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, जानते हैं ना, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। और आप अगर 1 माइनस कास 2 थीटा है तो कास थीटा कौन सा पार्ट, रियल पार्ट, साइन थीटा कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कास 2 थीटा है तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं इसको रियल पार्ट ऑफ, ध्यान से, यानी 1 माइनस कास ऑफ 2 थीटा और ऐसे लिखिए प्लस आई साइन 2 थीटा लिख सकता है क्या। अगर इसका कहें कि रियल पार्ट बताइए, 1 तो किनारे है तो इसमें कास 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा में, साइन 2 थीटा में रियल पार्ट क्या है, कास 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं। और अगर जो है अगर यहां पर साइन 2 थीटा रहता तो कौन सा पार्ट लिखते, इमेजिनरी पार्ट। अगर क्वेश्चन में ये रहे 1 माइनस साइन 2 थीटा, या आपका ऐसे रहे साइन 2 थीटा अपान 3 प्लस कास 2 थीटा, तो कौन सा पार्ट होता, इमेजिनरी पार्ट क्या होता, कास 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, यानी आई पी ऑफ, और उसका इमेजिनरी पार्ट आप लेते हैं हम इस ढंग से, ठीक। और आपको पता है ना, तो कास 2 से अगले चल रहे थे, और फिर लिख सकते हैं आर पी ऑफ 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आई 2 थीटा लिख सकते हैं ना। इस फार्मूले से ई का पावर आई थीटा इक्वल टू कास प्लस साइन थीटा, तो ई का पावर आई 2 थीटा क्या होगा, कास 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और ये हुआ। और नीचे आपका जो है ये 5 माइनस 4 कास थीटा है, तो फिर कास थीटा को फिर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा अपान 2, किसके स्थान पर, कास थीटा के स्थान पर। और फिर क्या करेंगे, जेड बराबर ई का पावर आई थीटा पुट करते हुए, ये ऊपर ई का पावर आई 2 थीटा है तो क्या होगा, जेड स्क्वायर, जेड बराबर ई का पावर आई थीटा, तो जेड स्क्वायर क्या होगा, ई का पावर आई 2 थीटा, तो वहाँ जेड स्क्वायर और फिर डी थीटा के स्थान पर जेड के टर्म में बताएं, डी जेड के टर्म में क्या आएगा आप वहाँ से, और फिर आप इसको जो है ये भी आपका जो है ई का पावर आई थीटा है, जेड के स्थान पर ई का पावर ई का पावर आई थीटा के स्थान जेड पुट करेंगे, तो सब कुछ पुट करने के बाद सब कुछ फिर यही रूप दिखाई देगा। और यहां आरपी लिखा रहेगा, आरपी लिखा रहेगा। लास्ट में जब रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे तो देखेंगे कि रेजिड्यू थ्योरम में आरपी है तो आई वाला हिस्सा है कि नहीं है, वह हिस्सा लेंगे केवल जिसमें आई शामिल नहीं है, वही क्या होगा, इंटीग्रल का मान होगा। यानी आरपी 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 चलेगा, रियल पार्ट। तो वह जब लिखेंगे रेजिड्यू थ्योरम, यानी जब इस फॉर्म में आ जाएगा रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे और कौन सा पोल लाई करेगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 राउंड द यूनिट सर्किल, और देखेंगे और सब जो है ये निकालने के बाद अब ये देखेंगे, यानी उसके बाद जो रियल पार्ट तो वह हिस्सा लेंगे जो आई नहीं है। जब ये लगाएंगे तब 2 पाई आई सम ऑफ द रेडियस ऑफ पोल विद इन सी, और अगर मान लिया साइन चल रहा है तो इमेजिनरी पार्ट आई पी, और लास्ट में जब रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे तो वह हिस्सा लेंगे जो आई के साथ हो।
और आपको ध्यान रखना ये सब काम तब करते हैं जब न्यूमरेटर में साइन कास का फंक्शन हो या साइन स्क्वायर थीटा है कास स्क्वायर थीटा है, तो क्या करते हैं कास 2 थीटा वाले फार्मूले से उसको लिखते हुए अभी बताए हैं, यानी कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कास 2 थीटा के रूप में आपके सामने। और ठीक एक क्वेश्चन देखिए बना हुआ यहाँ पर 0 से पाई ए डी थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा है तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा है तो कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आप कह सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कास 2 थीटा। ये देखिए यानी क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम जिक्र कर रहे थे क्या कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 जिक्र कर रहे थे ना, तो वहां पर अगर कास स्क्वायर थीटा रहे तो 1 प्लस क्या हो कास 2 थीटा बाई 2। और यहाँ पर फिर अगर साइन स्क्वायर आपको दिख रहा है तो इस रिजल्ट से फिर आप काम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या रखेंगे 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। और फिर देखिए 0 से पाई है तो फिर क्या करेंगे, जब कास 2 थीटा है तो बताए हैं यानी आप प्रॉपर्टी लगा लेंगे 1 या 0 से पाई है तो क्या लिखेंगे 1/2 0 से 2 पाई डी थीटा, और यह है ए स्क्वायर और प्लस ए भी ऊपर है यह है, और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। और आपको पता है ना कास 2 पाई माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो 2 इंटू फिर देखें 2 पाई माइनस थीटा तो भी क्या कास 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा कास थीटा। तो वह प्रॉपर्टी यूज करते हुए और फिर कास 2 फिर एलसीएम ले लीजिए 2 और कास 2 थीटा को, अब डिनोमिनेटर में समस्या नहीं है, जो काम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का करते हैं वो अगर न्यूमरेटर में साइन कास अगर है तब करते हैं, या साइन स्क्वायर कास स्क्वायर है तब करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई बात नहीं। अब कास 2 थीटा आप लिखे हैं, अब पता है जेड बराबर ई का पावर थीटा, तो कास 2 थीटा बराबर क्या होगा जेड स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, और फिर डी थीटा को डी जेड के टर्म में बताए हैं, अब काम कीजिए। तो डिनोमिनेटर में अगर आ रहा है तो आपको जो है कोई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की बात की जरूरत नहीं है। आप कास 2 थीटा है तो आप 2 एलसीएम लीजिए 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस कास 2 थीटा, अब कास 2 थीटा जेड बराबर ई का पावर थीटा पुट करेंगे तो कास 2 थीटा क्या होगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आप डी थीटा को जी जेड के टर्म रखिए और फिर सारा काम कीजिए। साथ रिमाइंडर लिमिट यहाँ पर 0 से पाई है तो प्रॉपर्टी यूज करते 1/2 0 से 2 पाई रखकर काम करेंगे। तो पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लगाइए आराम से और सब कुछ लगेगा, और इस पर लगातार डिस्कस किए हैं, फिर सब कुछ जेड के टर्म में आएगा तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ सी ये फॉर्म इस रूप में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और फिर पता है ना आपको रेजिड्यू निकालना है, वह सब पर इस पोल पर, और कौन रेजिड्यू पोल पर जो है माड ऑफ जेड इक्वल टू 1 राउंड यूनिट सर्किल है लाइक करेगा उस पर रेजिड्यू निकालिए, और फिर जो है बाय रेजिड्यू थ्योरम 2 पाई आई जो पोल लाइक करेगा उसका सम, और जो मान आएगा वही इंटीग्रल का मान रहेगा। तो ध्यान से, और लास्ट में अगर इसी पे रेजिड्यू थ्योरम के अंतर्गत आपका जो है एक और चीजें हैं, अगर जो है इंटीग्रल का मान अगर कोई इवेलुएट करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और f1x अपान f2x का फॉर्मूला है, तो कैसे हम लोग जो है इसको जो है इंटीग्रेट करते हैं, निकालते हैं, इवेलुएट करते हैं, और क्या है तरीका है। तो एक जो है यानी जब भी इस तरह का इंटीग्रल रहता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो पहले तो जो है आपका जो है क्या करते हैं, जो भी इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं वो रीजन क्या है एक आपके सामने बना है, या हाफ सर्किल यानी क्या है अपर हाफ ऑफ द सर्किल। यह जो भी इंटीग्रल लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहे तो इस इंटीग्रल को किस रीजन के अंतर्गत हम एवेल्युएट करते हैं राउंड अपर हाफ ऑफ द सर्किल, जहां पर रियल एक्सिस आपका एक्स एक्स डैश है यानी जिसका कहाँ माइनस आर टू आर है, और यह सर्किल यानी सी आर है, और यह है यानी राउंड द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालते हैं तब। अब आप जो है एक क्वेश्चन के रूप में अगर ये रहे, जैसे आपको रिमाइंड करा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपान क्या है एक्स का पावर 4 और प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9dx। अब इसको एवेल्युएट करना है तो क्या करेंगे, पहला लेट एफ जेड बराबर, यहाँ पहला काम एफ जेड बराबर
क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2, जहाँ जहाँ एक्स जेड रख दीजिए, और जेड का पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, 10 जेड स्क्वायर। और आपका ये एफ एक्स है, लेट एफ एक्स, तो ये एफ जेड हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स जेड। फिर क्या करेंगे, पोल्स निकालिए, पोल्स आर गिवन बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। क्या तरीका बता रहे हैं आपसे, तो डिनोमिनेटर जो 0 पुट करेंगे यही आएगा ना, जेड का पावर 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, यानी जेड स्क्वायर समझिए, यानी अगर जेड यह आपका जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जेड स्क्वायर ग्रुप में है, तो अगर इसको अगर आप फैक्टर करें तो यही आएगा ना, 9 कम 9 10 आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 9 ये आएगा, और बराबर 0। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो क्या आएगा, जेड बराबर प्लस माइनस आई, और जेड स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 क्या आएगा, जेड बराबर प्लस माइनस 3 आई। तो कौन सा पोल इस सर्किल जो अपर हाफ द सर्किल है लाइक करेगा, आपको पता है प्लस माइनस आई है, तो पॉइंट के रूप में प्लस आई की बात करें तो क्या आएगा 0 1, माइनस आई है तो पॉइंट क्या आएगा 0 माइनस 1, और प्लस माइनस 3 आई की बात करें तो 3 आई क्या आएगा 0 3, और माइनस 3 आई तो 0 माइनस 3। तो कौन पॉइंट जो है लाई इन द अपर हाफ ऑफ सर्किल, तो इसमें y का मान जो पॉजिटिव होगा वही तो अपर हाफ में लाई करेगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, 0 1 और 0 3 लाइज इन अपर हाफ ऑफ द सर्किल, यानी जो पॉजिटिव मान है वो क्या होगा, लाइज इन अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो क्या हुआ, ओनली द पोल एट z बराबर i एंड z बराबर 3i लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। क्या करते हैं समझ में आया। फिर क्या करते हैं, जब पता हो गया कि वह कौन कौन पोल लाई कर रहे हैं इन द अपर हाफ द सर्किल, तो अब उसके बाद क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई निकाल लीजिए एट ए सिंपल पोल। फिर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 3i निकाल लीजिए, ठीक, एट ए सिंपल पोल। और दोनों रेजिड्यू निकाल लिए हैं, देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम, बाय रेजिड्यू थ्योरम फिर लिखेंगे क्या, देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आई। और जैसे रेजिड्यू निकालते हैं सिंपल पोल पर, तो अभी आप देखे हैं कि यानी आपका एक जो है जेड बराबर आई पे था, ठीक, और एक आपका था जेड बराबर 3i पर आपने जो रेजिड्यू निकाला है। अब आप देखिए जो सी एफ जेड है वह किसका हिस्सा, किस रूप में यह आपको जो है बना हुआ है, यानी ये पूरा जो है अपर हाफ द सर्किल कहाँ से कहाँ तक माइनस आर टू आर। तो फिर इसको क्या लिखिए इस रूप में, यानी क्या है, दिस इम्प्लाई माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स, और फिर है सी आर, यानी ऐसे लिखिए प्लस सी आर एफ जेड डी जेड, और ये तो आपका वही रहेगा। और जो एफ जेड एट जेड आई और जो एफ जेड जेड 3i जो आए हैं लिख लीजिए। और फिर क्या कीजिए, आर टेंस टू इन्फिनिटी, टेक इन आर टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये आपका लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये है एफ एक्स डी एक्स। और जब आर टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे और इंटीग्रल ऑफ सी आर एफ जेड डी जेड, तो क्या होता है इसका मान, इसका मान 0 होता है। अब देखिए यह मान आपको 0 मिलेगा, और बराबर सब कुछ आपका वही रहेगा। और फिर लास्ट में माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ एक्स, आप एफ जेड जो है यही है, तो जो इंटीग्रल के अंदर हिस्सा है यही क्या है, यही तो एफ एक्स है ना। तो आप यहाँ एफ जेड है, अब एफ एक्स कह रहा है, तो क्या करेंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और एफ जेड, यानी यह आपका एफ एक्स है, तो जहाँ जेड फिर एक्स रख दीजिए, वही चीज़ जो आपका मान पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स का पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9 dx बराबर, और बराबर जो आपके राइट हैंड साइड में आप जो है रेजिड्यू ऑफ जेड जेड बराबर आई, रेजिड्यू ऑफ जेड जेड 3i निकाले हैं, और जोड़ने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आई, जो मान आएगा वही इंटीग्रल का मान होगा। कब, जब उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो इस ढंग से प्रोसीड करेंगे, जो अंदर वाला हिस्सा है एफ जेड मान लेंगे, और फिर पोल्स निकालेंगे, पोल्स जो है भाई जेड के टर्म लिख लेंगे, तो पोल्स निकालने के लिए और पोल्स निकाल लीजिए, और देखिए वह पोल लेंगे जो इस सर्किल के ऊपरी वाले हिस्से में लाई कर रहा है, और उस पर रेजिड्यू निकाल कर आप क्या करेंगे, रेजिड्यू थ्योरम के द्वारा 2 पाई आई जो लाइक करेगा सम करते हुए, और फिर आप इसको जो है जब पूरा ये सर्किल किस पार्ट में बना हुआ है, तो यह आप लिखने के बाद आर टेंस टू इन्फिनिटी, और फिर आपका मान जो आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वही होगा। तो ये तरीका होता है जब आपकी जो है लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, और एफ1 एक्स अपन एफ2 एक्स का फॉर्म हो।
लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर के रूप में सिंगुलरिटी के रूप में पूछता रहा है, बस बता दें तो आपका यूनिट का काम बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगा। क्या है आपका सिंगुलरिटी में, यानी क्या है सिंगुलरिटी क्या होता है? सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट। जैसे अगर एफ जेड बराबर 1/z-2 तो सिंगुलरिटी या सिंगुलरिटी क्या होगा? पुट जेड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, z-2 बराबर 0, तो z बराबर 2 क्या हुआ? इट इज सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी एट z बराबर 2। अब एक सिंगुलरिटी होता है क्या? एक प्रकार का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या है? यानी अब दे दे, ये लिखा है एफ जेड बराबर एक क्वेश्चन के साथ z+1/z-2। अब इसका क्या है? फिर सिंगुलरिटी निकाल, यहाँ क्या करेंगे? पोल्स निकालेंगे। तो पोल्स निकालने क्या हुआ? z-2 बराबर 0, तो क्या हुआ? z बराबर 0, z बराबर 2। तो इसका मतलब क्या है? तो निकालने बाद इसके क्या है कि देयरफॉर देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी सराउंडिंग दिस पॉइंट, यानी z बराबर 0, z बराबर 2 के सराउंडिंग कोई अन्य सिंगुलरिटी अगर नहीं है तो z बराबर 0 एंड z बराबर 2 इज क्या होता है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देयर इज नो सिंगुलरिटी अराउंड द सराउंडिंग द पॉइंट। अगर a है, z बराबर a, तो जो सिंगुलरिटी होगी वह क्या होगी? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। तो यहाँ पर z+1 z-2 है, तो इसको जो है z बराबर 0 z बराबर 2, ये क्या हुआ? देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी सराउंडिंग द पॉइंट z बराबर 0 z बराबर 2, तो z बराबर 0 और z बराबर 2 इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और फिर टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में आपके पास 2-3 सिंगुलरिटी और चर्चा कर रहे हैं, और वो देखिए क्या है। तो इसमें जो है आप जानते हैं कि आप एफ जेड बराबर, वो लिखा भी है, यानी आप यहाँ से एफ जेड बराबर आपका 2 हिस्सा n बराबर 0 to इन्फिनिटी, और क्या है आपका लिखा है यहाँ पर देखिए an z-a का पावर n अब प्लस सम ऑफ n बराबर 1 to इन्फिनिटी bn z-a का पावर -n। अब इसमें जो यह हिस्सा है, इस पार्ट को, इसको कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट, पीपी, प्रिंसिपल पार्ट। सबसे बड़ा ये रोल प्ले करता है, वह जो है किस तरह की सिंगुलरिटी को दर्शाता है, यही सब हम आगे बढ़ते हैं। तो n बराबर 1 to इन्फिनिटी bn z-a का पावर -n इज नोन एज प्रिंसिपल पार्ट। तो अब जो है, अब देखिए अब क्या है, अगर उसमें जो है क्या है कि प्रिंसिपल पार्ट अगर दिया गया, अगर किसी फंक्शन का सिंगुलरिटी निकालना है, और उसमें देखिए कि अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, यानी देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट, यानी पीपी शॉर्ट में, अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं है यानी आपका प्रिंसिपल पार्ट क्या है? 0 है, यानी z-n का a का पावर -n, यानी कोई निगेटिव पावर यानी z-a का नहीं है, यानी आपको फ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं z-a का स्क्वायर, यानी इस तरह का, यानी -n है तो डिनोमिनेटर में आएगा 1/z-a का पावर n। तो कोई इस तरह का, यही पार्ट कैसा है? प्रिंसिपल पार्ट। अगर उस फंक्शन में आप एक्सपेंड करने के बाद कोई इस तरह का प्रिंसिपल पार्ट नहीं पा रहे हैं, सब 0 हैं, तो उस तरह के सिंगुलरिटी को क्या कहते हैं? रिमूवल सिंगुलरिटी। ध्यान दीजिएगा, रिमूवल सिंगुलरिटी यानी कैसे, ये सब चीजें आपके सामने, यानी देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट, यानी यह इस तरह का निगेटिव पार्ट आप z-a नहीं है, या 1/z-a 1/z-2 नहीं है, तो उस तरह की सिंगुलरिटी क्या कहते हैं? रिमूवल सिंगुलरिटी। आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे क्वेश्चन लिखा है, आपके सामने लिख दिया है, यानी क्या है? साइन ऑफ z-a अपान z-a। अब इसे देखिए 1/z-a। अब साइन z-a को अगर एक्सपेंड कीजिए तो आप जानते हैं साइन x बराबर क्या होता है? x माइनस x³ अपान फैक्टोरियल 3, x का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो अगर लिखना चाहें तो x के स्थान पर क्या है? z-a, फिर z-a का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और z-a का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब यहां से आप जानते हैं अगर इसको तोड़ें तो देखिए तो क्या आएगा? z-a कैंसिल, यह तोड़ें तो क्या आएगा? z-a का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3। ठीक, एक पावर कटेगा, और ये क्या होगा? आपका z-a का पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। देखिए तो z-a का कोई भी नेगेटिव पावर है क्या? कहीं नहीं है, ऊपर से बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, 1 अपान के रूप में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट
तो उस केस में क्या होता है, देयरफॉर इट हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z बराबर है। यही लिखा है कि देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट, इट हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर एक क्वेश्चन ऐसे और देखिए, अगर ये रहे z माइनस साइन जेड अपान जेड क्यू, ये अगर ये जेड है, अब ये देखना किस तरह की सिंगुलरिटी दे रहा है। तो यहाँ से आपका जो है बराबर जेड और साइन जेड का एक्सपेंशन अभी बताए हैं, जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 जेड का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन और अपान जेड क्यू। और यहाँ से जेड कैंसिल। अब क्या मिला, यहाँ देखिए तो 1 बाई जेड क्यू, यहाँ ये लिख लीजिए। और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस माइनस, ये देखिए तो माइनस माइनस से क्या होगा प्लस, तो जेड क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और फिर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस जेड का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। दिख रहा है आपके सामने, यानी यह 1 बाई जेड क्यू लिख दिया, जेड कैंसिल और प्लस जेड क्यू आपके उसमें। और जब तोड़ेंगे तो देखिए तो यह कट के क्या 1 अपान फैक्टोरियल 3 और जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर अपान ये है फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। फिर देखिए कहीं भी आपका जो है डिनोमिनेटर में जेड नहीं दिख रहा है, यानी निगेटिव पावर ऑफ जेड नहीं है, सब क्या है जेड स्क्वायर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट, यानी ऑल द प्रिंसिपल पार्ट आर इक्वल टू 0, यानी प्रिंसिपल पार्ट इज इक्वल टू 0, पीपी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जेड बराबर 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। ये सब बताने के बाद आइए एक और है, और कह रहा है दूसरा क्या, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट है फंक्शन में, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट है, यानी निगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए 1 अपान जेड माइनस ए 1 अपान जेड माइनस ए स्क्वायर 1 अपान जेड माइनस एंड सो ऑन अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो अगर ऐसा है तो इस तरह की सिंगुलरिटी किस तरह की सिंगुलरिटी होती है, इट इज नोन एज एसेंशियल सिंगुलरिटी। और यहाँ डिस्कस किया है, जैसे आपको बताया है साइन ऑफ 1 अपान जेड माइनस ए, तो जिस तरह साइन एक्स का एक्सपेंशन उसी तरह से साइन 1 अपान जेड माइनस ए का एक्सपेंशन। तो क्या होगा, एक्स के स्थान पर 1 अपान जेड माइनस ए एक्स क्यू, यानी क्या होगा 1 अपान फैक्टोरियल 3 1 अपान जेड माइनस 1 का क्यू और प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5 और जेड माइनस ए का पावर क्या हो जाएगा 5 आपका इस रूप में, जेड माइनस ए का पावर 5 एंड सो ऑन। अब देखिए तो यहाँ से 1 अपान जेड माइनस ए 1 अपान जेड माइनस ए का क्यू 1 अपान जेड माइनस 5 1 अपान जेड माइनस 1/7 ऐसे दिख रहा है क्या, निगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, या डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। अरे भाई जेड माइनस ए का पावर -1 लिख सकते हैं क्या, जेड माइनस ए का पावर -3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, या कह सकते हैं देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, जो निगेटिव पावर ऑफ है वही क्या है प्रिंसिपल पार्ट। तो देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट एंड निगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। अगर ऐसा है तो इट इज ए एसेंशियल सिंगुलरिटी, और कहाँ पर, एट जेड बराबर है। तो एसेंशियल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी, ये सब डिस्कस किया है। और एक चीज़ और है, चौथा लास्ट पॉइंट में क्या है, अगर जो प्रिंसिपल पार्ट जो है फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, इट हैज ए पोल। जैसे आपका क्या है, क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा है, एफ जेड बराबर क्या है यहाँ पर, ई का पावर जेड माइनस ए और ये है जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ये देखिए तो ऐसे लिख लीजिए 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं ना, 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो 1 तो लिख लीजिए, और एक्स के स्थान क्या जेड माइनस ए, और फिर क्या एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 ये लिखा, और फिर क्या है उसी तरह से एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 यानी जेड माइनस ए का होल क्यू अपान फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर इसको तोड़िए तो क्या आएगा यहाँ पर 1 अपान जेड माइनस ए का स्क्वायर, फिर तोड़िए तो क्या आएगा यहाँ पर 1 अपान जेड माइनस ए, इसका एक पावर कटेगा, यहाँ आपका 1 अपान जेड माइनस स्क्वायर, और फिर अगर लिखेंगे फिर तोड़िए तो यह इससे कैंसिल होकर 1 अपान फैक्टोरियल टी और फैक्टोरियल 2, और फिर क्या होगा, फिर तोड़िए तो ये 3 और 2 एक पावर कटेगा, क्या आएगा जेड माइनस ए का पावर क्या होगा फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये देखिए एंड सो ऑन,
इसमें देखिए तो प्रिंसिपल पार्ट कौन कौन है, यही ना दो प्रिंसिपल पार्ट हैं। बाकी तो जेड माइनस ए फिर पावर में बढ़ रहा है, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। तो प्रिंसिपल पार्ट का क्या होता है, नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। क्या है, जेड माइनस ए का स्क्वायर और जेड माइनस ए, बाकी यहां से नेगेटिव पावर नहीं है। तो जो प्रिंसिपल पार्ट है वो फाइनाइट है कि नहीं फाइनाइट है, फाइनाइट है, यानी एक और दो ही हैं, फाइनाइट हैं। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट है तो इट हैज ए फंक्शन हैज ए पोल, और पोल कितने ऑर्डर का होगा, या सेकंड है तो इट हैज ए पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट है तो क्या होता है, इट हैज ए पोल, और जितने ऑर्डर यहाँ 2 है इट हैज ए पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो यह आपके 5वीं यूनिट का ये सब कुछ जो है शार्प रिमाइंडर और क्विक रिवीजन इस रूप में, और निश्चित तौर पर इसका फायदा लीजिए। और लास्ट में आपका एक छोटा सा एक वीडियो रहेगा, बहुत छोटा सा, 5 यूनिट में आपके पिछले क्लासेस के कौन कौन से फार्मूले यूज किए गए हैं, इंटर से लेकर साइन स्क्वायर का स्क्वायर के रूप में क्या यूज करते हैं, जो 5 यूनिट में आपने उसको यूज किया है, वह एक बार जरूर डिस्प्ले करूंगा। और 5 मिनट 10 मिनट जो समय लगता हो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा जहाँ तक मेरा आकलन है, और ज़रूर ध्यान देते हुए, ताकि एग्जामिनेशन में आए तो आपको कोई समस्या न हो। तो ये सब आपसे मुलाकात होगी उसको लेकर अगले वीडियो में।